all the viewers who are watching me and watching this channel Vidya Sal, Namaskar, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum and very good evening. I believe you all are doing well. और कस्टम लॉ का जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक। और ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें अपने को कवर करने हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को आई विल मेक श्योर दैट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर वी हैव। और कस्टम लॉ में अगर अपन बात करें तो सारे के सारे चैप्टर ही ईजी थे। मैं ये बोलूँ कि ईजी इसलिए थे क्योंकि कस्टम लॉ अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड द वे यू टेक इट एंड द वे यू लर्न इट, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। मैं आप लोगों को इसमें ना एक चीज़ बहुत क्लियर करूं कि जो ड्यूटी ड्रॉबैक है ये एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप मेरे को शुरू के 30 मिनट्स तक अगर सुनते रहे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। सी बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक में वी नीड टू कवर 3 सेक्शंस। फर्स्ट इज सेक्शन 74, देन सेक्शन 75 एंड देन सेक्शन 76। ये 3 सेक्शंस अपने को कवर करने होते हैं। सेक्शन 74 और सेक्शन 75 तो बताते हैं कि अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक किया है तो आपको कितना मिलेगा। अब होता क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक, बच्चा पहले तो इसमें ही कंफ्यूज है कि सर कितना मिलेगा, क्या बोल रहे हो, ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट समझाओ, मतलब क्या होता है। पर ये जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं ना अपन, ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है और किस किस तरीके से मिलता है, दैट शुड बी कवर्ड अंडर सेक्शन 74 एंड 75, 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन 76 जो लास्ट सेक्शन है वो बोलता है कि देयर आर सर्टेन प्रोहिबिशन कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक तो नहीं मिलना चाहिए। अब होता क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि मैं जो सेक्शंस बोल रहा हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो पाएगी जब आपको इसका मीनिंग पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। प्लीज सी, हम लोगों ने जीएसटी कवर करा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जिन लोगों ने मुझसे जीएसटी पढ़ा है या जिन लोगों ने खुद से भी समझा है या कहीं से भी पढ़ा है, I believe that they have a good understanding of input tax credit। वहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब होता क्या था कि हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं या जीएसटी में तो कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स का जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं अपन इनपुट टैक्स। फिर हम वही गुड्स को या सर्विसेज को जब आगे सप्लाई करते हैं तो वी यूज टू कलेक्ट आउटपुट टैक्स। जो हमने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और गवर्नमेंट से बोलते हैं कि सर हमने जो इनपुट टैक्स का पेमेंट करा है उसका क्रेडिट दे दीजिए। क्योंकि देखिए मैंने लेट से आर्टिकल का नाम एक्स रख लेते हैं, कोई अपन ने आर्टिकल खरीदा आर्टिकल एक्स, उसके ऊपर मैंने टैक्स पे करा, फिर उसके बाद मैंने उसको बेच दिया, तो जब बेचा तो जिसने खरीदा उसने भी टैक्स पे करा, तो एक ही आर्टिकल के ऊपर टैक्स लगता रहता है। तो जब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगे जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते थे अपन कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। अब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, फिर 2 जो टैक्स लग गए उनके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाती है उस गुड्स की, बहुत महंगी हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सिंपल प्रोसीजर बना रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने जो टैक्स का पेमेंट करा है आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। तो व्हाट वी यूज टू डू अंडर जीएसटी, वट एवर द आर्टिकल वी परचेज, हमने जो उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करा, हम परेशान नहीं होते, हम कहते हैं कि हमने 20,000 का आर्टिकल खरीदा है, 2,000 रुपये का टैक्स का पेमेंट करा है, हम इसको 20,000 रुपये का ही मानेंगे क्योंकि ये 2,000 रुपये तो हमको बाद में क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। फिर वो जो 20,000 का आर्टिकल है उस पर हमने कोई भी वैल्यू एडिशन करा या अपना प्रॉफिट जोड़ा और उसको बेच दिया आगे, उसके ऊपर जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा वो गवर्नमेंट को पे करा और गवर्नमेंट को पे करते वक्त बोला कि गवर्नमेंट हमने जब खरीदा था तब हमने इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करा था, रिमेंबर, बोला हाँ, अब उसका हमको इनपुट टैक्स का क्रेडिट देता, गवर्नमेंट आपको उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे देती है, सिंपल। इसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इट मीन्स व्हेन इट कम्स टू कि आपको कस्टम में हो और आप बाहर से गुड्स खरीद रहे हो। अब ना व्हेन इट कम्स टू कस्टम तो सर्विसेज तो बात होनी नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि अगर आप बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो दैट इज अ स्कोप ऑफ दैट इज कम अंडर द एम्बेट ऑफ जीएसटी। सिर्फ गुड्स को अगर अपन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम लॉ डिफाइन किया जाता है। तो हमने बाहर से गुड्स इंपोर्ट करे, तो जब हमने इंपोर्ट करे तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे करी होगी विच इज बट नेचुरल, तो हमने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करा है। अब जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करा, आप उन गुड्स को लेके चले गए, आपने इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट टैक्स का पेमेंट करा, अब आप उसको होम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो या फिर इंडिया में आके उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज अप टू यू, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इंपोर्टर। इसमें हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और फिर उन्हीं गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर 2 बार कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। एक तो आपने जब इंपोर्ट करा तब इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, अब आप जब उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो यहां पर वही वाली बात आती है कि सर 2 बार कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, तो कैन वी कंसिडर एज ए दैट इट इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, 2 बार ड्यूटी लग रही है। तो बोला कि हाँ, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करते हो सेम गुड्स के ऊपर और उसको एक्सपोर्ट करते वक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पे करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी का सर क्रेडिट मिल जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट नहीं बोलते, यहाँ पर बहुत सीधी सी बात बोलते हैं कि जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है ठीक है। अब अगर आप इसको एक्सपोर्ट पे कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, लेकिन वॉट एवर द इंपोर्ट ड्यूटी यू हैव पेड, जो तुमने ड्यूटी पे करी थी उस ड्यूटी को तुम क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, बोलूं तो विड्रॉ कर सकते हो। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, सुनना क्या बोल रहा हूं, सुनना क्या बोल रहा हूं, कितनी खूबसूरत बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे दिखाऊं तुमको, कोई स्लाइड खोले अपन, इधर आओ, दोनों में अच्छा फर्क समझ में आना चाहिए तुमको पहले तो। ओके, अब ये देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यूटी ड्रॉबैक, या फिर इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए दोनों पैमाने से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक जीएसटी देखो और एक ड्यूटी ड्रॉबैक देखो। जीएसटी में मेरे सारे बच्चों को पता है कि अगर अपन ने कुछ भी परचेज करा है तो जो हमने इनपुट लिए उसके ऊपर क्या दिया होगा, सर हमने इनपुट टैक्स का पेमेंट करा होगा, क्लियर। फिर आपने जब आउटपुट को निकाला तो क्या कलेक्ट करा होगा, सर हमने आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा होगा, करेक्ट। फिर आपने गवर्नमेंट को क्या पे करा, सर ये जो हमने कलेक्ट करा ना ये पे करा, आउटपुट टैक्स, ठीक है। इसमें से लेस करा, सर हमने जितना इनपुट टैक्स का पेमेंट करा था वो लेस इनपुट टैक्स का हमने ले लिया क्रेडिट। तो सर एक्चुअल में हमने आउटपुट टैक्स तो सर कलेक्ट करा था 20,000, लेकिन इनपुट टैक्स हमने 10,000 रुपये ऑलरेडी पे करा था, तो अब हमको 20,000 गवर्नमेंट को देने नहीं पड़ते। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये लीजिए 20,000, लेकिन वी ऑलरेडी पेड 10,000, तो उसका क्रेडिट दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, 10,000 का क्रेडिट ले लेते हैं और ये हमारी नेट लाइबिलिटी बन जाती है, विच कम्स टू 10,000। इट इज सिंपल, ये सबको आता है। नाउ व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक को अगर आप देखो तो ये आपने क्या करा, इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करा तो मेरे बच्चों तुमने क्या पे करा, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, अब अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इफ यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग द गुड्स तो ड्यूटी ड्रॉबैक का बात ही क्वेश्चन में नहीं आता है। अगर तुम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक पिक्चर में आती ही नहीं है। एक्सपोर्ट करोगे तो ही ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करनी है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने इंपोर्ट करा था, अब नाउ यू आर डूइंग एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करते वक्त यू यूज टू क्लेम कि सर मैंने इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट भी करा था, तो उसका मेरे को रिफंड करो या कोई रिबेट दो, ठीक है। तो बोला कि भाई सबसे पहले तो तू एक काम कर, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर। अब तुमने इधर क्या फॉर्मेट बनाया, तुमने इधर फॉर्मेट बनाया एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करी, एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को, ये जो कलेक्ट करी थी ये गवर्नमेंट को पे करी और खत्म बात, बस। इधर इंपोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट मिलना ये वाली बात नहीं होती। अब जब तुमने एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करी तो तुमने क्लेम करा उस टाइम पे, नाउ यू हैव अ सफिशिएंट टाइम पीरियड। मैं सिखाऊंगा आज की क्लास में कि कितना समय सीमा होता है तुम्हारे पास क्लेम करने के लिए। तो तुमने क्लेम करा दैट ऑन सच पर्टिकुलर गुड्स वी पेड द इंपोर्ट ड्यूटी ऑल्सो। सो अकॉर्डिंगली जो तुमने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी उसका तुमको क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। और किन केसेस में इसको रिबेट कंसिडर किया जाता है वो अभी अपन देखने वाले हैं। तो बाद में तुमने बोला कि एक्सपोर्ट ड्यूटी तो तुमने पे कर दी, हाँ। अब तुम्हारे क्लेम के हिसाब से यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, लाइक यहां पर एडजस्टमेंट हुआ ना, यहां पर एडजस्टमेंट हुआ ना विद द आउटपुट टैक्स, इधर देयर इज नो एडजस्टमेंट। हेलो, यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। यहां पर बाद में जो तुम्हारी इंपोर्ट ड्यूटी है जो तुमने क्लेम कराया, अगर द प्रॉपर ऑफिसर गेट सेटिस्फाइड दैट द क्लेम मेड बाय द इंपोर्टर इज अप टू द मार्क इज करेक्ट, तो वो बाद में बोलता है कि जो आपने ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम करा आपको मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये ड्यूटी तुमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, विदड्रॉ कर दी। इसको बोलते हैं ड्यूटी
ड्रॉ बैक, तुमने वापस से इंपोर्ट टैक्स जो तुमने पे करा था, इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, वो तुमको मिल गया। क्लियर है बात? तो ये तुमको बाद में रिसीव हो जाता है। तो सर ये तो बाद में मेरे को पैसा रिसीव हो गया, ये तो मेरी एक तरीके से इनकम हो गई। हाँ, ये तुम्हारी इनकम हो गई, जाओ ये तुम्हारी इनकम है, जाओ जियो, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी में से एडजस्ट नहीं हुआ, ये बाद में तुमको मिला, तो इट इज अ काइंड ऑफ इनकम टू यू। और अगर कुछ लोग मुझसे डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ चुके हैं तो वो ये बात भी जानते हैं कि जो ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव होता है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। एनीवे, अब आई बिलीव तुमको ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई है तो माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़े अपन। अब नाउ वी नीड टू सी सर्टेन सेक्शन, वजन सेक्शन 74, सेक्शन 75 which is in relation to duty drawback, and next is section 76। ये तीन सेक्शन अपने को देखने। ये दो सेक्शन तो आपको बताएंगे कि ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे लिया जाता है, क्यों दो अलग अलग सेक्शन है, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सेक्शन 76 बोलता है प्रोहिबिशन ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक। ये बोलता है कि ना, प्रोहिबिशन ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं, तुमको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एक करके शुरू करें। सबसे पहले, क्योंकि ये दो सेक्शंस बोलते हैं ना, तो दोनों सेक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैंने उसकी स्लाइड भी बनाई है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 74 एंड 75। दोनों अपना अपना क्या नजरिया रख रहे हैं, उनका मैंने डिफरेंस बनाया है और आप लोगों के सामने रखा है, आप लोगों को मैंने नोट्स में प्रोवाइड करवाया, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अब सबसे पहले तो लेट मी बैक टू दिस slide which is of duty drawback, please see। so सबसे पहले आ रहा है अपना what is the meaning of drawback। ये देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये देखिए, this is section 74 and this is section 75। section 74 बोल रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स और ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। दोनों में क्या फ़र्क है, मैं अभी नहीं कंपेयर करना चाहता। मैं क्लास के स्टार्ट में 74 और 75 में कंपैरिजन नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि until और unless I will not teach you what is section 74 and what is 75, how can we compare 74 and 75? तो let me pursue with section 74 first, then I will guide you what is section 75, then only we will compare between section 74 and 75. Done? तो ये जो डिफरेंसेस हैं दोनों के, ये अपन सबसे बाद में देखते हैं जब अपन दोनों सेक्शंस पढ़ लेते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी, यस आई रिक्वेस्ट सब लोग जुड़ जाओ भाई, सेक्शन 74 ज्वाइन करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ सेक्शन 74, सब लोग ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। ठीक है, करें शुरू। सो नेक्स्ट सेक्शन इज दैट इज सेक्शन 74, ड्रॉबैक अलाउेबल ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। बोल क्या है सेक्शन 74, बोल क्या रहा है, मैं आपको पहले समझाता हूँ अपनी सिंपल सादी भाषा में। आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट करे, ठीक है, गुड्स आपने बाहर से इंपोर्ट करे। नाउ व्हाट एवर द गुड्स यू हैव इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, नाउ यू आर ड्यूटी, आपने जो भी ड्यूटी पे करी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, डन इनफ, आपने पे कर दी, बात खत्म। अब आपको लगता है कि जो आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट करे थे आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो जो आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट करें, आप उन गुड्स को एज अ टेस्ट, यानी कि विदाउट बीइंग यूज्ड एज इट इज, आप उनको एक्सपोर्ट कर दो। तो आपने जब एक्सपोर्ट करा उनको एज अ टेस्ट, यानी कि विदाउट बीइंग यूज्ड, आपने उनको यूज नहीं किया था, तो आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करोगे कि भैया मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, वो मुझे रिफंड करो। बोला अच्छा ठीक है। और इसमें एक और ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 74 में कि इट मे बी पॉसिबल दैट यू हैव इंपोर्टेड द गुड्स, और जो गुड्स आपने इंपोर्ट करे आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो आफ्टर बीइंग यूज, यानी कि जब तक टाइम आपके पास थे इंडिया में, जितने भी समय आपके पास थे, आपने उनको यूज किया था गुड्स को। तो जब आप अब उनको एक्सपोर्ट करोगे तो यार वो बिल्कुल वो न्यूली ब्रांड गुड्स तो रह नहीं गए ना, वो यूज हो चुके हैं ना। हाँ सर, वो यूज हो चुके हैं। तो तुमने जितना इंपोर्ट ड्यूटी पे करा था क्या तुमको उतना मिलेगा? नहीं, उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, सीधी बात। तो यहां पर देखो क्या फर्क आता है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सी वी हैव अ स्लाइड, नो डाउट वी हैव अ स्लाइड, और वो स्लाइड में लिखा हुआ है, पर फिर भी मुझे लग रहा है
कि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ये एक बार आपके सामने कुछ इस तरीके से रख दूँ। सेक्शन 74 में हमने क्या करा, कुछ गुड्स इंपोर्ट करे, दीज आर इंपोर्टेड गुड्स। अब नाउ वी आर लुकिंग टू एक्सपोर्ट दिस गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट गुड्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देयर आर टू वेज, या तो हम इनको जो गुड्स को इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो गुड्स को हमने यूज नहीं करा था, यानी कि वो क्या है, दैट आर विदाउट बीइंग यूज्ड, जिनको मैं ये भी बोल सकता हूं कि एज इट इज मैं इनको एक्सपोर्ट कर रहा हूं। और दूसरे क्या है, दूसरा विथ यूज, यानी कि हमने यूज कर लिया, हमने उनको इंडिया में यूज करा, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो नाउ आई एम एट कस्टम पोर्ट एंड आई एम क्लेमिंग दैट दीज गुड्स आर विदाउट बीइंग यूज। तो मैंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे करी थी उसको रिफंड कर दो। बोलो मेरा कहना बनता है? हाँ सर बनता है। सर लेट से आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे करी थी, इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी पे करी थी 2 लाख रुपए, ये इम्पोर्ट ड्यूटी है। तो मैंने बोला कि सर जब मैंने इनको यूज ही नहीं करा और एज इट इज ट्रांसफर कर रहा हूँ तो पूरा 2 लाख रुपए मुझे रिफंड कर दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? तो बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने इनको यूज ही नहीं करा, ये जो गुड्स हैं ये डेप्रिशिएट हुए ही नहीं है किसी भी वे में, तो वॉट एवर द इम्पोर्ट ड्यूटी यू हैव पेड यू आर एलिजिबल टू क्लेम एंटायर अमाउंट। तो बोला कि आप मुझे ये बोलने वाले हो कि मुझे 100% पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा? तो हमने कहा नहीं, 100% रिफंड नहीं हो जाएगा सर, आप कस्टम पोर्ट पे खड़े हो, कस्टम पोर्ट आपके लिए इतने सारे काम कर रहे हैं, तो वट एवर द प्रोसेस द कस्टम अथॉरिटी विल डू, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो काटेंगे। तो जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी होगी, वट एवर द वैल्यू वुड बी, जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी होगी, ये दिस इज फिक्स क्राइटेरिया कि हम उसमें से 2% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काट लेंगे। बोला अच्छा, तो आउट ऑफ 100% 2% तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कट जाएगा, तो हाउ मच आई विल गेट? सर 98% आपको रिफंड हो जाएगा इफ द गुड्स यू आर एक्सपोर्टेड दैट इज विदाउट बीइंग यूज्ड। ठीक है। अच्छा एक और बात है, आप गुड्स लाके रखे हुए हो, अब आप कह रहे हो कि इनको बाद में एक्सपोर्ट करूंगा, मैं ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लूंगा। ऐसा थोड़ी ना, 5 साल 10 साल पुराने गुड्स लेके आए हो, जो भी आपने इंपोर्ट करा है उसको अगर आप अगले 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट करते हो देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। सर आप ये कह रहे हो कि अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जिनको हम 2 साल के बाद अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा? हाँ जी, 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के भीतर भीतर अगर तुमने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए तो यू विल गेट द ड्यूटी ड्रॉबैक। नो डाउट आप 2 साल के बाद भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप 3 साल के बाद एक्सपोर्ट करो, बट नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी क्लेम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। आई बात समझ? तो ये कब तक है आपके पास समय सीमा? विद इन 2 years। अब बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी बात हुई। अब इधर देखते हैं दूसरे बात में। अब हमने क्या करें, सर हमारे पास ये इंपोर्टेड गुड्स है जिसके ऊपर हमने 2 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग दिस गुड्स एंड दीज गुड्स आर बीइंग यूज्ड बाय अस। ओके, तो सर अगर ये यूज है तो आपने अगर जो भी यूज कर दिया तो आपको 100% ड्यूटी तो मिलने से रही। अरे जब आप यूज नहीं करते तब 100% नहीं मिलती, तब 98% मिलती है। तो अब तो आपने यूज करा है, तो जैसे ही आपने यूज कर दिया तो हमने सेक्शन 74 चल रहा है ना, तो हमने सेक्शन 74(2) में डिफाइन करा है कि इतना 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 यूज करने पे इस हिसाब से ड्यूटी मिला करेगी। लेट से अगर आपने जब इंपोर्ट करे उसके अगले 3 महीने के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months अगर आपने उसको यूज करके भी एक्सपोर्ट कर दिया तब भी हम आपको 95% दे देंगे। क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं अगर जब आपने इंपोर्ट करा उसको 0 से 3 months के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर दिया तो हम आपको आपकी ड्यूटी का 95% दे देंगे। 3 से 6 months के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो 85% दे देंगे। 6 से 9 month के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो 75% दे देंगे, एंड सो ऑन। वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। आप ये कह रहे हो सर हमने कोई गुड्स मंगवाए, हाँ, और उसको हमने 5 महीने यूज करा, 5 महीने, और फिर हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये 5 महीने तो इस वाले में आते हैं, 3 से 6 महीने के बीच में, हाँ, 3 महीने से ज्यादा, 6 महीने से कम, हाँ हाँ। तो हमने जो ड्यूटी पे करी थी उसका 85% हमको मिलेगा, यानी कि 2 लाख रुपए अगर ड्यूटी पे करी थी तो 2 लाख का 85% मिलेगा। यस, यही मैं आपसे कह रहा हूं।
तो ये कब तक मिलेगा सर? ये जो पूरी स्लैब रेट है ना, जो आप 74(2) में देखने वाले हो, वो 18 मंथ्स की है, 18 महीने की। 9 से 12 महीने के बीच में करा तो 70, 12 से 15 महीने तो 65%, 15 से 18 महीने के बीच में तो 60%, और 18 महीने से भी ज़्यादा अगर तुम उन गुड्स को यूज़ कर चुके हो और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हो तो करो भले, पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो अगर हम सर यूज़ करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब यूज़ करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका पीरियड खाली 18 महीने, हाँ। और अगर विदाउट बीइंग यूज्ड कर रहे थे तो आपने बताया था कि उधर टाइम पीरियड जो था वो 2 साल था, बीइंग यूज में 18 महीने, क्योंकि 18 महीने का स्लैब रेट दे रखा है ना, 18 महीने तक यूज करा है तो भी तुमको तुम्हारी ड्यूटी का 60% मिल जाता है, ये देखो, है ना। और 18 महीने से ज्यादा यूज करे तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। अब आई बात समझ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम आपको ना एक लाइन में समझा देते हैं जो आपने इतनी देर तक बोला, ठीक है। पहला पॉइंट, हमने कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट करे और उसके ऊपर हमने इंपोर्टेड ड्यूटी पे करी, ठीक है, आप सही बोल रहे हो, पहली बात। अब उस इंपोर्टेड ड्यूटी को अगर हमको क्लेम करना है तो वो तो तभी कर सकते हो जब आप एक्सपोर्ट करोगे, और आप एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो ड्यूटी ड्रॉबैक पिक्चर में नहीं आता। हाँ, अब सर अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लेट्स से वो जो गुड्स हैं दैट आर विदाउट बीइंग यूज्ड एज इट इज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमने जितनी भी ड्यूटी पे करी होगा उसका 98% हमको मिल जाएगा, और दैट क्लेम शुड बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू इफ द गुड्स आर यूज्ड बाय द इंपोर्टर। ओके, तो कितना यूज करा है भाई? ज्यादा यूज करा होगा, मतलब थोड़ा यूज करा होगा तो अच्छी ड्यूटी मिल जाएगी, रिफंड हो जाएगी। बहुत ज्यादा, जितना यूसेज पीरियड जितना ज्यादा होता जाएगा फिर इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड भी कम हो जाएगा ना, फिर उस हिसाब से नहीं मिलेगा। जब तुमने मंगवाए गुड्स और उसको 4 दिन ही यूज करा और एक्सपोर्ट कर दिए तो भैया 0 से लेकर 3 महीने के बीच में आ गए तुमको अब 95% मिलेगा। तुमने 8 महीने यूज करा, 8 महीने 6 से 9 में आता है, तुमको 75% मिलेगा, यानी कि देयर इज अ स्लैब रेट, बट दिस स्लैब रेट इज अप टू 18 मंथ्स, यानी कि 18 महीने के अंदर अंदर तुमने यूसेज गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, देन यू वर एंटाइटल फॉर द ड्यूटी ड्रॉबैक। बियॉन्ड 18 मंथ्स अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो तो तुमको नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब जो तुमने गुड्स बाहर से इंपोर्ट करे थे ना, हाँ, अब तुमको यूज करके क्या कर रहे हो? तुम उनको यूज करके एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो यूज करने के बाद हो सकता है उसका ये वो गुड्स दिखे ही नहीं, यार ये वही गुड्स है जो तुमने मंगवाए थे, ये तो कुछ और लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये वही गुड्स है जो हमने मंगवाए थे, इसके ऊपर हमको ड्यूटी ड्रॉबैक दो। तो भाई साहब, आपने कोई भी गुड्स मंगवाए हो और एक्सपोर्ट करने से पहले जब आपने उन गुड्स को देखा तो प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है कि यार मेरे को ना, मैं ऐसा ना डाउट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दूंगा। जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आपने इंपोर्ट करे थे, तो ये इजीली आइडेंटिफाई होने चाहिए मुझे। अब कोई ऐसे गुड्स हैं जो कि विदाउट बीइंग यूज जा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, लेकिन विथ यूज जा रहे हैं तो शायद ये बिल्कुल वैसे ना दिख रहे हो, थोड़ा सा यूसेज में उनकी क्वालिटी में फ़र्क आ गया हो या वॉट एवर द रीज़न। तो बोला गया कि आप किसी भी केस में बेचो, दीज गुड्स शैल बी इजीली आइडेंटिफाइड। अगर इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम आपको दे देंगे कि हाँ भाई ये वही गुड्स है। आप बताइए, आपको कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बताए, ठीक है। अभी जितना पढ़ा है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक छोटा सा पॉइंट और है, बहुत छोटा सा पॉइंट और है। जितना पढ़ा है एक बार इसको पीडीएफ में देखते हैं, जो सॉरी पावर पॉइंट के स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने बनाई है आपके लिए। ये रही, हाय राम। और लुक्स को लेके आज कोई बात नहीं करेगा, मुझे पता है, झाड़ू जैसे बाल हो रहे हैं मेरे, और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा भाई हीरो बन के आएगा, सैलून से होके आएगा। चलें देखें अपन, ड्रॉबैक अलाउेबल ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड सेक्शन 74। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? ओके, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ सुनो, ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड ऑन
allowed of custom duty paid on goods imported into India which are subsequently re-exported. आपने import करा और उसको subsequently you re-exported. The provision of section 74 are as follows. Drawback only on duty paid imported goods. Drawback आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने imported goods के ऊपर duty pay करी होगी. Suppose there are certain goods which you were imported and now you are claiming duty drawback. But those goods which you were imported उनके ऊपर तुमने उस टाइम पे कोई ड्यूटी पे ही नहीं करा था, वो एग्जेम्प्टेड थे. तो जब तुमने कोई ड्यूटी पे ही नहीं करा है तो हाउ कैन यू क्लेम अ ड्यूटी ड्रॉबैक? यू हैव पेड नथिंग. अब तुम उस ड्यूटी ड्रॉबैक क्या चाहते हो? जीरो दे दे तुमको? नहीं ना. तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट हुआ है उसी के ऊपर व्हाट यू कैन क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक. So only imported goods on which duty has been paid on importation are eligible for drawback. Second, this is the first point. Second is the goods so imported must have been entered for exportation either. इन तीन तरीके से अगर वो एक्सपोर्ट हो रही है तो ही आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो. एक, या तो आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर रहे हो सेक्शन 51 में, या फिर आप उसको बाय वर्च्यू ऑफ बैगेज भिजा दे रहे हो सामान की तरह. अब बैगेज के चैप्टर में अपन समझते हैं कि बैगेज क्या होता है. तो आपने एज अ बैगेज आपका लगेज आपके सामान के हिसाब से उसको भिजवा रहे हो, या फिर बाय पोस्ट आप आगे उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो. तो इन तीनों केसेस में आप जब एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करोगे तो आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो. सो द गुड्स सो इंपोर्टेड हैव बीन एक्सपोर्टेड थ्रू बिल ऑफ एक्सपोर्ट और अ बैगेज और बाय पोस्ट एंड द प्रॉपर ऑफिसर मस्ट हैव मेड एन ऑर्डर फॉर परमिटिंग क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्टेशन. और प्रॉपर ऑफिसर ने क्लियरेंस ऑर्डर पास कराओ कि ये हो रहे हैं एक्सपोर्ट, then only you can claim duty drawback. आपने उस एक्सपोर्ट के ऊपर एज पर सेक्शन 16 ड्यूटी भी पे करी है. नाउ द गुड्स शुड बी कैपेबल ऑफ इजीली आइडेंटिफाई. मैंने आपसे बोला था आपके जो गुड्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए प्रॉपर ऑफिसर को. भाई प्रॉपर ऑफिसर से आप कह रहे हो कि मैंने इन गुड्स के ऊपर टैक्स का पेमेंट करा था, तो प्रॉपर ऑफिसर को पता भी तो चलना चाहिए ना कि ये एक्चुअल में वही गुड्स है. डन. सो द गुड्स शैल बी इजीली आइडेंटिफाइड. ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड इक्वल टू द 98% ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी. ये तो तभी पॉसिबल है जब गुड्स विदाउट बीइंग यूज्ड हो रहे हो. सो 98% ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी इज अलाउड इज ड्रॉबैक इन केस गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया बीइंग विदाउट बीइंग यूज्ड. ठीक है. In case the goods are taken into use and then exported, duty drawback shall be allowed as per the notified rates under section 74(2) having regard to duration of use, the depreciation in value and other relevant circumstances. तो अगर आप यूज करके उनको भेज रहे हो तो फिर गवर्नमेंट ने एक नोटिफाइड रेट निकाली हुई है कि भैया इतना यूसेज हो गया, इतना ड्यूरेशन ऑफ यूसेज है, अब आपको इतनी ही मिलेगी. जो मैंने अभी आपको दिखा तो दी नोटपैड पे, पर उसके ऊपर मैंने स्लाइड बना रखी है तो मैं आपको शेयर करूंगा ये भी आपके साथ. अच्छा, दिस री एक्सपोर्ट शुड बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years. पर बाबा ये जो 2 years है ना, ये इनके लिए है. किन के लिए? अगर विदाउट बीइंग यूज्ड है तो. सो द गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेशन देयरऑफ. ठीक है. आपको 2 साल के अंदर अंदर ही एक्सपोर्ट कर देना है तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा. 2 साल के बाद एक्सपोर्ट करोगे, कर तो सकते हो एक्सपोर्ट पर, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. अगर आप चाहते हो कि 2 साल के बाद भी आपको आपके एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिले तो भाई हायर अथॉरिटी को, कमिश्नर ऑफ कस्टम को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, बोर्ड से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सीबीआईसी से कि सर मेरे को एक्सटेंशन दे दिया जाए, मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाए. तो अगर वो कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली मिल जाएगी. अब नाउ सेक्शन 74. The central government is empowered to fix the rate of drawback in case of those goods which are exported after being put to use subsequently to their importation, having regard to the duration of the use, depreciation in value and other relevant circumstances. देखिए मैंने आपको दिखाया था, फिर भी एक बार आप देख लीजिए. अगर 3 महीने से ज़्यादा यूजेज नहीं हुआ है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा आपका 95% का. 3 महीने से 6 महीने का तो 85%, 6 महीने से 9 महीने का यूसेज है तो 75%, 9 से 12 70, 12 से 15 65 और 15 से 18 60%. 18 महीने से ज़्यादा यूसेज है तो आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता. नील लिखा हुआ है साफ साफ. कोई बच्चा अगर ये पूछना चाहता हो, कभी कभी बच्चा क्वेश्चन बोलता है ना, सर 18 महीने से ज़्यादा हो तो भाई लिख दिया, इधर ही लिख दिया, क्वेश्चन ही किल हो गया तुम्हारा. डन. ओके. अब ना मैंने ये कैसे याद किया था, मैं आपको एक बात, बहुत सिंपल बात बताता हूँ. मैंने ये कैसे याद किया था.
मेरे को ऐसे याद था कि ये ना 10% देखो, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, ये तो बड़ा सिंपल है ना। तो अगर 0 से 3 यूज हुआ है तो 95, फिर ना ये 10% कम होता जा रहा है, 95, फिर 85, फिर 75, पर 75 के बाद से ये सिर्फ 5% कम हो रहा है। 75 के बाद 70, 65, 60, बस 60% से कम नहीं है। तो पहले शुरू में तो 3 में ये 10% से कम हो रहा है और बाद में 5% से कम हो रहा है। देखो 95 से 10% कम हो गया 85, फिर 75, अब ये 5% से कम होगा 70, 65, 60। डन। तुम्हारा तरीका है, तुम कैसे भी यूज करो, कैसे भी याद करो। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 74 जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अब अपने को सुनना है और उसके बाद अपना ये सेक्शन 74 की अंडरस्टैंडिंग तो आ जाएगी। मैं आपके साथ सेक्शन 74 के कुछ क्वेश्चंस करूंगा, फिर हम सीखेंगे व्हाट इज सेक्शन 75, फिर 75 के कुछ क्वेश्चंस करूंगा, फिर 74 और 75 को बाद में जाके अपन कंपेयर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेंगे छोटा सा सेक्शन है 76 जो कहता है कि नहीं, प्रोहिबिशन है, ड्यूटी ड्रॉबैक हो ही नहीं सकता। कब नहीं हो सकता, वो 76 में देखेंगे। अब सबसे पहले तो आप मेरे साथ जो छोटी बातें बची है सेक्शन 74 में वो सुनिए। कह रहा है गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता, गुड्स ऑन विच नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड, नहीं मिलता। कौन कौन से वो गुड्स हैं? द गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच no drawback of import duty shall be allowed on export if they have been used in India after importation are as follows. Wearing apparel, अगर जो कपड़े आपने बाहर से मंगवाए उनको आपने यूज कर लिया, आपने पहन लिया, बोल रहे हो एक्सपोर्ट करेंगे, अरे यार खत्म हो जाते हैं वो। मेरे पास इतने खूबसूरत कपड़े पड़े हुए हैं, मैं नहीं पहनता। मैं आप लोगों को बताऊं, आज मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। मैं अपने घर पे ये बात बोलता हूँ कि देखो आप मेरे को ना किसी भी क्लास में देखना, मैंने कभी ब्लू शर्ट पहन लूँगा, कभी पिंक शर्ट पहन लूँगा, कोई से भी कलर की शर्ट पहनता रहता हूँ, वाइट शर्ट पहन लूँगा, ब्लैक शर्ट पहन लूँगा, अलग अलग। और मेरे पास इतना कलेक्शन ऑफ टाई है, पर मैं पहनता यही। और या फिर ऐसे ही कोई दूसरे तरीके तीसरे तरीके है मेरे पास। और अपने घर में मैं बोलता हूँ मेरे पास कलेक्शन ही नहीं है, कलेक्शन, रो रहा हूँ बहुत टाइम से। अब एक बार लॉकडाउन खोल लेता, फिर देखो मैं कितनी तरीके की वैरायटी लेके आता हूँ। तो आप लोग ना क्या करते हो, यूजुअली वेयरिंग अपीयरेंस, यार कोई भी एक बार पहन ले और मेरे पास नए शर्ट पड़े हुए हैं, ये मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है वो सारे पुराने हो गए। पहले भले ही पहने मैंने उनको 2 या 3 बार ही हो, पर मेरे को ऐसा लगता है वो पुराने हो गए। तो कोई भी ऐसे वेयरिंग अपीयरेंस जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो और बोले उसके ऊपर ड्यूटी का रिफंड होना चाहिए, बोला नहीं। वेयरिंग अपीयरेंस तो उनकी लाइफ ही कितनी होती है। तो अगर आपने कोई भी ऐसे वेयरिंग अपीयरल इंपोर्ट करें तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, यूज होने के बाद उनकी लाइफ नहीं है। टी चेस्ट का मतलब होता है चाय की पेटियां। अब चाय की पेटियों का तो मजा ही पता है क्या है कि जब चाय की पेटी एक बार अगर खुल गई ना, तो खुलते उसमें ऐसे एकदम खुशबू आती है, ऐसे स्मेल आती है, आहा मजा आ गया, फील आ गया। तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, उसका अपनी एक बात है। तो एक बार कहते हैं कि चाय की पेटी अगर खुल गई एक बार, तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि गुड्स जिनके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर दे हैव बीन यूज्ड इन इंडिया। अगर ये जो अपन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये 4 पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं A B C D, अगर ये विदाउट बीइंग यूज्ड चले जाए तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा भाइयों। अगर आपने कोई नए कपड़े खरीदे हैं वियरिंग अपीयरेंस और उनको यूज नहीं करा और उनको एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाएगा। हम किस बारे में बात करें, ये जो हम 4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अगर आपने इनको यूज कर लिया तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया वियरिंग अपीयरल, दूसरा हो गया टी चेस्ट चाय की पेटी, तीसरा एक्सपोज्ड सिनेमैटिक फिल्म पास बाय द बोर्ड ऑफ द फिल्म सेंसर इन इंडिया। कोई ऐसी फिल्म जो पहले एक्सपोज्ड हो चुकी है, जिसको पहले दिखा दिया गया है,
तो अब वो जब विच इज़ ऑलरेडी इन द मार्केट इन सम कंट्री, तो वैसे भी दूसरी कंट्री में पहुंचने में क्या ही समय लगता है। तो ऐसी कोई आपने सिनेमैटोग्राफ फिल्म को इम्पोर्ट करा था, तो सर ये एक बार यूज़ हो गए तो इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। और अनएक्सपोज फोटोग्राफ फिल्म्स, सर फोटोग्राफ फिल्म्स हो, एक्सरे शीट्स हो, ये जो कुछ भी आता है आपके पास, एक्सरे शीट्स हो गई, पेपर्स हो गए, प्लेट्स हो गए, एक्सरे फिल्म्स हो गई, ये तो आपके पास जो कुछ भी आए हुए एक्सपोज्ड हो या अनएक्सपोज्ड हो, ये तो क्लियर है, इसका आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। ठीक है, तो बताइए किस किस का नहीं मिलता? वियरिंग अपैरल का, टी चेस्ट का, एक्सपोज सिनेमैटोग्राफ फिल्म्स का, और अनएक्सपोज फोटोग्राफ फिल्म्स और एक्सरेज का। क्लियर है सबको? डन। तो ये हुआ सेक्शन 74। अब सेक्शन 74 में दूसरी क्या सबसे बढ़िया बात है कि हमने बाहर से जो गुड्स मंगाए उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करना है वो तो आपने सीख लिया, वो आपने सीख लिया। पर ये जब भी हम सीख रहे होते हैं ना, तो हमारा जो नज़रिया होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि जो गुड्स मंगवाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, बेसिकली वो गुड्स जो होते हैं, दैट गुड्स आर बेसिकली यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। या तो इंडिया में बिजनेस करेंगे या एक्सपोर्ट करके बिजनेस करेंगे। तो हम जब भी ये पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट होता है कि वॉट एवर द गुड्स आर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आपने कोई ऐसे गुड्स मंगवाए हैं जो कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, पर्सनल पर्पस के लिए, और फिर आपने उसको पर्सनली यूज करके एक्सपोर्ट कर दिया, तो पर्सनल पर्पस के लिए अगर यूज करा है और फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी? तो द आंसर इज यस। बोला गया रेट्स ऑफ ड्रॉबैक इन केस गुड्स मेंट फॉर पर्सनल एंड प्राइवेट यूज। आपने कोई गुड्स मंगवाए और उनको पर्सनल या प्राइवेट यूज किया है, अपने घर में यूज करा है, आपने, आपकी फैमिली मेंबर्स ने यूज करा है, अब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो उन्हीं गुड्स को, तो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर यू विल गेट द ड्यूटी ड्रॉबैक। द आंसर इज यस। ठीक है सर, कोई गुड्स आए और उसको एज इट इज निकाल दिया, तो यहां पे तो क्वेश्चन ही नहीं आता, ये सवाल ही नहीं आता कि ये पर्सनल पर्पस के लिए थे, बिजनेस पर्पस के लिए थे, क्योंकि गुड्स को एज इट इज निकाल दिया, तो बात खत्म। हम तो अब क्या बोल रहे हैं कि आपने यूज करके उनको एक्सपोर्ट करा है, तो यूज करे गुड्स को और उनको एक्सपोर्ट करा, तो सेक्शन 74(2) में आपने स्लैब रेट देखा 95%, 85%, 75%, 70, 65, 60%, ये आपने स्लैब रेट देखी। पर ये तब थी जब एक जनरल क्लॉज चल रहा था। अगर आप उसको पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए करते हो तो वो वाली स्लैब रेट यूज नहीं करेंगे, फिर उसके लिए अलग है। इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, भैया ये ध्यान रखना, मोटर कार और गुड्स इंपोर्टेड बाय अ पर्सन फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी शैल बी इक्वल टू द इंपोर्ट ड्यूटी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मोटर कार और गुड्स इज रिड्यूस्ड बाय 4%, 3%, 2.5% and 2% for use of each quarter or part thereof during the period of first year, second year, third year, fourth year respectively। आई बात समझ क्या बोल रहा हूँ? नहीं है, मैं बताता हूँ। ये यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब कोई गुड्स है जिनको तुमने प्राइवेट यूज के लिए, जिनको तुमने प्राइवेट यूज किया या बोलूं पर्सनल यूज के काम आया है, गुड्स या मोटर कार, इन दो की बात हो रही है। अब अगर आपने ऐसे कोई गुड्स हैं जो पर्सनली यूज करके अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो बोला गया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 4 साल आपको दिए जा रहे हैं। पहले साल में सुनना, पहले साल में 4% पर क्वार्टर के हिसाब से डिप्रिशिएट कर देना इंपोर्ट ड्यूटी। अब अगर क्वार्टर की बात करें तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? एक क्वार्टर 3 महीने का हो गया, तो एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, एक साल में 4 क्वार्टर हो गए ना। अगर कैलेंडर ईयर वाइज भी चलोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर, फिर अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा क्वार्टर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथा क्वार्टर, है ना। फाइनेंशियल ईयर कैसे भी चलो तो 4 क्वार्टर होते एक साल में। तो बोला कि इफ एनी गुड्स विच आर यूज फॉर द पर्सनल पर्पस, तो उन पे 4% पर क्वार्टर पहले साल में आपको हटाना है। मैं आपसे बोलूं कि मैंने बाहर से कोई गुड्स मंगवाए थे और उसको पर्सनल यूज करा,
फॉर अ पीरियड ऑफ 8 months 15 days, 8 महीने 15 दिन। आप बताइए कितने क्वार्टर हुए सर? 8 महीने 15 दिन, 3 महीने का एक क्वार्टर, फिर अगले 3 महीने का दूसरा क्वार्टर, ये 6 महीने हो गए, फिर अगले तीसरे महीने का तीसरा क्वार्टर, पर ये टोटल 9 महीने हो गए, ये 8 महीने 15 दिन। सर 3 क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर, ठीक है। तो 3 क्वार्टर के हिसाब से 4% पर क्वार्टर है, तो इंटू 3 आप कितना 12% माइनस कर दोगे, 12% माइनस कर दोगे। तो आपने अगर इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी लेट से 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 12% माइनस कर दिया, 12% कितना आता है भाई? 2 लाख का निकाल के दिखाओ, 24,000 रुपये। तो 2 लाख माइनस 24,000 इज इक्वल टू 1,76,000 आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, 24,000 रुपये खत्म हो जाएगा। तो वहां पर पहले आपको बताया गया था, जो जनरल था उधर बताया गया था कि कितना मिलेगा, 95% मिलेगा, 85% मिलेगा, 75% मिलेगा, उधर ये बताया गया था, ये देखो इतना मिलेगा। और पर्सनल पर्पस में क्या बताया जा रहा है कि कितना कटेगा, 4% पर क्वार्टर कट जाएगा। अब अगर लेट से कोई आपने गुड्स मंगवाए, अब आप जवाब दोगे। अच्छा, ये जवाब देने से पहले ना मैं थोड़ा सा इसको और आपको डिस्कस करूं, तो आपसे सवाल पूछने में मज़ा ज़्यादा आएगा। ये देखो, ये एग्जाम्पल भी हटाओ। तो पहले साल में 4% पर क्वार्टर कटेगा। मैं समझदार बच्चा हूँ, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पूरे साल भर का एक तरीके से 16% कट रहा है। 4 क्वार्टर होते हैं, 4% पर क्वार्टर है, तो 4 × 4। सेकेंड ईयर आ गया तो बोला 3% पर क्वार्टर कटेगा अगले साल का। अगले साल का कितना कटेगा? 3%। मैंने कहा अच्छा। बोला थर्ड ईयर आ गया तो 2.5% पर क्वार्टर कटेगा, और फोर्थ ईयर आ गया तो 2% पर क्वार्टर कटेगा। एक तरीके से पहले साल का 16%, दूसरे साल का 12%। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए कर रहा हूं 3 × 4। फिर 2.5 × 4 हो गया 10% और 8%। तो एक तरीके से 16 + 12 + 10 + 8 46% को कट जाता है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर रहा हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट करे फॉर पर्सनल पर्पस, और उनको मैंने, टेक एग्जांपल, मैंने 16 मंथ्स यूज़ करा। आप बताइए कितना ड्यूटी ड्रॉबैक कट जाएगा? उन गुड्स के ऊपर मैंने 1 लाख रुपए ड्यूटी पे करी थी। तो 16 मंथ्स, पहले तो आपको क्वार्टर निकालने पड़ेंगे। तो टोटल क्वार्टर कितने हो गए 16 मंथ्स के? तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो टोटल हो गए 15 महीने के हो गए 5 क्वार्टर, फिर 16, 17, 18 का 6 क्वार्टर। सर टोटल क्वार्टर हो गए 6। अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि 6 क्वार्टर कैसे हो गए? तो भैया 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 15 महीने तक 5 क्वार्टर हो गए, 16 मंथ लग गया तो 6th क्वार्टर लग गया, टोटल 6 क्वार्टर हो चुके। अब कितना कटेगा? सर पहले साल के तो 4% के हिसाब से करता रहेगा, तो शुरू के 12 महीने का तो 16% हो गया, फिर 12 से 15 महीने का 3% और जोड़ लो, और फिर ये 16th मंथ लग गया था तो इसका 3% और जोड़ लो। ये सर फर्स्ट ईयर था और ये सेकेंड ईयर चल रहा है, तो ये टोटल हो गया 16 + 3 + 3 22%। तो सर 1 लाख का 22% यानी कि 22,000 रुपये रिड्यूस हो जाएगा, बाकी का आपको 78,000 रुपीज़ ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो इफ़ एनी गुड्स विच वॉज इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल यूज़, तो उसमें पहले साल का हर क्वार्टर का 4% काटना है, दूसरे क्वार्टर का सर दूसरे क्वार्टर का 3% काटना है, तीसरे क्वार्टर का 2.5% और चौथे क्वार्टर का 2% काटना है। आ रही है बात समझ सबको? वैसे तो देखो इंपोर्ट करके अगर एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमारे पास समय सीमा खाली 2 साल की होती है। यहाँ पर हालांकि इन्होंने 4 साल तक का डाटा दे दिया है। अगर कल को आप एक्सटेंशन ले लेते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम से, तो वो आपको 2 साल का और एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये 2 साल तक का जो एक्सटेंशन दिया उसका हमको रेट पता ही है क्या है। क्लियर? अब एक बार इसका स्लाइड देखते हैं अपन।
Rate of drawback in case of goods meant for personal or private use. In respect of motor car or goods imported by a person for his personal or private use, duty drawback shall be equal to the import duty paid in respect of such motor car or goods, reduced by 4%, 3%, 2.5% and 2% for each of the quarter during the period of first year, second year, third year and fourth year respectively. Permission by, this is CBIC. In case the above period is more than 2 years, drawback shall be allowed only if board has extended the period beyond 2 years on sufficient cause being shown. 4 साल से ज़्यादा हो गए तो 4 साल में तो किसी भी केस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इसके बाद अब हो चुका है आपका सेक्शन 74 ओवर। मैं 75 पे मूव करने से पहले आप लोगों के साथ करूँगा कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले Mr. A imported motor car for his personal use and paid rupees 2 lakh as import duty and such goods are re-exported। देखो सबसे पहले तो मोटर कार मंगवाई है तो ये वाला क्वेश्चन अराइज हो गया, ये रही मोटर कार। अब इन्होंने 2 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी एंड नाउ द मोटर कार हैज बीन एक्सपोर्टेड आफ्टर 6 months 20 days। 6 महीना 20 दिन, बताइए कितने क्वार्टर हो गए? सर मेरे हिसाब से 3 क्वार्टर हो गए। पहले 3 महीने का 1 क्वार्टर, फिर अगले 3 महीने का 1 क्वार्टर, तो 6 महीने तो यही हो गए थे। 6 महीना क्रॉस करते ही जो अगले आपने जो भी दिन शुरू करे वो तीसरा क्वार्टर, तो देयर आर टोटल 3 क्वार्टर्स। सो ड्रॉबैक, इनको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? तो कहाँ लिखें हम? तो ये है 2 लाख रुपए और इस 2 लाख का 4% पर क्वार्टर कटेगा। 3 क्वार्टर हमने निकाले तो यानी 12%, तो ये आ जाएगा 24,000 रुपये। तो टोटल इनको मिलेगा 2 लाख माइनस 24,000 विच कम्स टू 1,76,000। और इधर भी आ रहा है ये द ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउेबल विल बी 1,76,000 इज द 12% विल बी रिड्यूस्ड विच आर इक्वल टू द 3 क्वार्टर्स। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हुआ अपना सेक्शन 74। अब इसके ऊपर पहले तो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए मैंने इलस्ट्रेशंस खोल दिए आप लोगों के सामने। इलस्ट्रेशंस आर अवेलेबल एट योर स्क्रीन, प्लीज सी, तो हम ड्यूटी ड्रॉबैक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सकें। लुक्स पे कोई नहीं जाएगा भाई का, भाई बहुत हैंडसम है और भाई अभी सैलून जाने के बाद और भी हैंडसम हो जाएगा। सैलून हो, ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, उससे पहले मेरे बच्चे हैं तो पहले बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, खुद को तो सुधारते रहेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सब लोग हैं स्क्रीन पर, अटेंडेंस लगाओ। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, गजानन एंड कंपनी हैज इंपोर्टेड अ प्लांट फ्रॉम यूके इन जून 2020। गजानन एंड कंपनी ने प्लांट मंगवाया यूके से, उत्तराखंड नहीं है ये, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। जून 2020 में दे हैव पेड कस्टम ड्यूटी ₹50 लाख। ड्यू टू सम मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम द प्लांट कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड। इन सितंबर 2020 द सप्लायर सेंड दिस his technician to India to resolve the problem but no solution was found। भैया जून में एक प्लांट मंगवाया पर किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो पाया। हो जाती है टेक्निकल इश्यूज, क्या बड़ी बात है। इंडिया में ये वैसे भी ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो सितंबर में बोला कि भाई एक टेक्नीशियन भेज रहे हैं, वो इस जो भी इशू हुआ है इसको रिजॉल्व करेगा, पर उस इशू को वो रिजॉल्व नहीं कर पाया। So accordingly, in November 2020, Gajanan and company decided to return the plant to the foreign supplier। अब आपका जो क्लाइंट है, यह क्लाइंट गजानन एंड कंपनी हैज अप्रोच यू फॉर एडवाइस वेदर इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी पेड कैन बी गॉट बैक फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर द प्लांट इज रिटर्न। अब गजानन एंड कंपनी आपसे आके पूछ रहे कि सर ये जो प्लांट है इसको अगर मैं री एक्सपोर्ट करता हूँ सप्लायर को, तो जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी क्या वो मुझे रिफंड हो जाएगी? सेक्शन 74 में पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो गजानन कंपनी की क्या गलती है? गजानन कंपनी की गलती ये है कि वो आपसे पूछ रहा है, बताओ। नहीं ये गलती नहीं है, ये सही है, वो पूछ रहा है आपसे, आप इंटेलिजेंट हो, बता दोगे तो बताओ फिर। ये प्लांट क्या इंस्टॉल हुआ क्या? नहीं इंस्टॉल ही नहीं हुआ। क्या यूज में आया क्या? नहीं यूज में नहीं आया। तो हम तो ये प्लांट को एज इट इज क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट बीइंग यूज्ड।
तो सर गजानन एंड कंपनी को जाके कह दो कि तुमने जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है ना, उसके ऊपर तुमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा 98%। अगर मैं यहां पे निकाल के दिखाऊं तो 50 लाख का 98% उनको मिल जाएगा, विच कम्स टू, वेयर इज माई कैलकुलेटर, 49 लाख आ रहा है, ये 1 लाख रुपए कट गया। ठीक है, डन। अच्छा, अगर इन्होंने ये यूज करके भी दी होती तो, अगर मान लो इफ एक्सपोर्ट आफ्टर बीइंग यूज्ड भी दी होती तो क्या कर लेते भाई, तो भी मिल जाता सर। हमारे पास सेक्शन 74(2) है ना जिंदाबाद, उसमें है कि इतने इतने टाइम तक ड्यूरेशन ऑफ यूसेज ये है, उस हिसाब से मिल जाता। सो दिस was one of the simplest illustration we have seen during the exams। कोई बड़ी बात नहीं, बोलो हो जाएगा तुमसे। सर कॉन्सेप्ट आपसे पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो इतना टुच्चा सा लगता है कि इसमें है क्या, क्योंकि क्वेश्चन को आपने इतनी तरीके से पढ़ लिया होता है ना, मतलब कॉन्सेप्ट को इतने तरीके से पढ़ लिया होता है ना कि क्वेश्चन की वैल्यू ही खत्म हो जाती है जिंदगी से, दिल से उतर जाता है क्वेश्चन, अबे ये पूछ रहे, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हैं आप लोगों को। अब आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। Calculate the amount of drawback available under section 74 of the Custom Act 1962 in the following 3 separate cases। पहला, X imported computers for office use and paid rupees 5 lakh as import duty। The computers are re-exported after 13 months। हाँ जी, आप बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप बताओगे कंप्यूटर खरीदे थे। पहला सॉल्यूशन में ए, कंप्यूटर्स खरीदे थे, ऑफिस यूज कराए, यूज हुए कितने टाइम के लिए, 13 महीनों के लिए। सर अब आप बताओ इस कंप्यूटर के ऊपर जो 5 लाख रुपए ड्यूटी का पेमेंट कराए कितना मिलेगा। सर 0 से 3 मंथ्स 95, 3 से 6 85, 6 से 9 75, 9 से 12 70 और 12 से 15 65%। 65% सर मिलेगा, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा है और 15 महीने के अंदर है, यानी 13 महीने में, तो इसमें मिलेगा 65%। निकालेंगे, निकालिए जरा, निकालिए कितना आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 3,25,000। क्या मैं सही हूं? बताइए मैं सही हूं तो। सही हूं सर, मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट बी पॉइंट इज वाई इंपोर्टेड गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए मंगवाए, अब वाई ने जो गुड्स मंगवाए वो पर्सनल यूज के लिए मंगवाए हैं, और पर्सनल यूज के लिए आपको पता है कि पहले क्वार्टर का 444% कटता जाता है 4 क्वार्टर तक, और फिर दूसरे क्वार्टर से 3% चालू हो जाता है, तीसरे क्वार्टर से 2.5, चौथे क्वार्टर से 2% पर क्वार्टर। ठीक है, तो इंपोर्ट करें पर्सनल यूज के लिए एंड पेड ₹1 लाख एज इंपोर्ट ड्यूटी। सच गुड्स आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर 3 months 10 days। अभी 3 महीने 10 दिन के अंदर वापस से री एक्सपोर्ट कर दिए, तो ये जो आपने 1 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, इसको आपने 3 महीने 10 दिन के अंदर, यानी कि 2 क्वार्टर के अंदर, तो 4% पर क्वार्टर था, 2 क्वार्टर यानी 8% लग जाएगा आपके ऊपर। तो ये आ जाएगा सर 8,000 कट के आपको बाकी मिल जाएगा, तो 1 लाख माइनस 8,000 विच कम्स टू 92,000 आपको मिलेंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट, जेड इंपोर्टेड wearing apparel and paid ₹20,000 as import duty, these are re-exported after 6 months। सर Z ने wearing apparel import करें और इसको export कर दिया 6 महीने के अंदर, wearing apparel के ऊपर मिलता ही नहीं है। सॉल्यूशन 1 का C, no import duty will be allowed as duty drawback। No import duty will be
रिफंडेड बोलना चाहिए, विल बी रिफंडेड एज ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर बात, डन। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो ना और आपने ये 4 पॉइंट पढ़ लिया, वेयरिंग अपैरल, टी चेस्ट, एक्सपोज सिनेमाटोग्राफ फिल्म या अनएक्सपोर्ड एक्सरे फिल्म या पेपर प्लेट्स, तो आपको हमेशा ये मान के चलना है कि इसके ऊपर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर वो स्पेसिफिक करते हैं कि सुनो इनको यूज में नहीं लिया गया है, तो आप अपना दिमाग लगाना, तो आप कहना कि हाँ विदाउट बीइंग यूज्ड है तो 98% दे देंगे। लेकिन जब तक क्वेश्चन इज साइलेंट यू ऑलवेज कंसिडर कि इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी। बोलो ये बात सबको क्लियर है? सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर इन कॉन्सेप्ट ओवर सेक्शन 74 एंड वी हैव डन सर्टेन क्वेश्चंस आल्सो। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 75, वो भी ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड है। उसमें क्या बातें करते हैं वो देखेंगे। अब पहले यू मेक श्योर दैट सेक्शन 74 इज एब्सोल्युटली क्लियर in your minds and you are completely perfect with section 74। चलिए आगे देख रहे हैं अब अपन section 75। section 75 है हमारा, आ जाइए सब लोग स्क्रीन पर। section 75 where is section 75? ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है सेक्शन 75। सेक्शन 74 में हम लोगों ने देखा, सेक्शन 74 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम होता है। नाउ इट इज अ टाइम टू गो थ्रू सेक्शन 75। दोनों में फर्क क्या है पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 74 एकदम बेस सेक्शन था, बेस, और उसमें सीधी बात ये बोली गई थी कि आपने बाहर से कुछ इंपोर्ट करा, आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट कर दिया तो अगर बिना यूज के किया है तो ऐसा, यूज करके किया है तो ऐसा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करा है तो ऐसा। अब बात हो रही है सेक्शन 75 की। सेक्शन 75 का हेडिंग से ही आधी बात क्लियर हो जाएगी, फिर मैं आपको समझाता हूं। ड्रॉबैक ऑन इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड। आपने बाहर से गुड्स मंगवाए हैं, उनको मैन्युफैक्चर करा, उनको प्रोसेस करा और अब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या बोल रहा हूं मैं सेक्शन 75 में? देखिए सेक्शन 75 में देयर इज अ वैल्यू एडिशन हैज बीन डन। ये सबसे कीमती वर्ड मैंने यूज कर लिया। सेक्शन 75 में वैल्यू एडिशन हो रहा है। आपने क्या करा, आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट करे, अब उसको कुछ प्रोसेस करा आपने, यू आर कन्वर्टिंग द गुड्स इनटू सम अदर वे। मतलब लेट्स से हमने कुछ रॉ मटेरियल टाइप कुछ मंगवाया है, नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ सेमी फिनिश्ड गुड्स और अ फिनिश्ड गुड्स, और वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द गुड्स। बिल्कुल एक अलग ही चीज बना दी हमने। तो बाहर से गुड्स मंगवाए, उनको प्रोसेस करा, उनको मैन्युफैक्चर करा, अब उसको क्या कर रहे हैं अपन, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही गुड्स जिनको हमने इंपोर्ट करा था उसके ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी। अब वही गुड्स जिसको कुछ मैन्युफैक्चर करने के बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जब एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं, तो वाइल गिविंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब हमको क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया प्रॉपर ऑफिसर से, तो वी क्लेम कि हमने इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, उसको क्या करो, उसको एडजस्ट करो। तो बोला कि देखो यहाँ पर एडजस्ट तो नहीं होता है, लेकिन तुमने जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी ना, उसके ऊपर तुमको कुछ ना कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर और 74 में क्या डिफरेंस है? 74 में तो सर गुड्स आते थे, देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज नो वैल्यू एडिशन हैज बीन डन। सेक्शन 74 में तो आपने गुड्स मंगवाए, एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिए, बस एज इट इज, कोई वैल्यू एडिशन हुआ नहीं हुआ, या फिर जो गुड्स मंगवाए उनको यूज करा आपने और एक्सपोर्ट कर दिया आपकी तरफ से। देयर इज नो प्रोसेसिंग, देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग। व्हेन देयर इज अ प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन कंडक्टेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, then it falls under the ambit of section 75। अब हमने बाहर से कोई गुड्स मंगवाए, मेरा बात सुनना, मैंने उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करा और मैंने उसको यूज करा, यूज कर दिया तो नहीं मिलेगा भाई। अब क्या होता है कि लेट्स से मेरे को ऑस्ट्रेलिया से डिमांड आया कि तुम मेरे को ऐसा गुड्स दो, मैंने कहा जी बिल्कुल आपको देंगे। अब ऑस्ट्रेलिया हमेशा इंडिया से ना कुछ पर्टिकुलर गुड्स मंगवाता रहता है ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया इज फॉर्चुनेट कि बार बार ऑस्ट्रेलिया को वो एक्सपोर्ट करता है, पर जो ऑस्ट्रेलिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में इंडिया में मैन्युफैक्चर होता ही है। वो हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं रॉ मटेरियल, फिर हम उसके ऊपर कुछ अपना वैल्यू एडिशन करते हैं, बढ़िया सा बनाते हैं, जैसा ऑस्ट्रेलिया को मांगता वैसा बना देते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन पहले हम भी क्या करते हैं,
लेट्स से अमेरिका से पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्टेशन के ऊपर कुछ अपना प्रोसेस करके आगे क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो व्हेन देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग, अब तुमको ये बात समझ में आ गई है, तो हर गुड्स के ऊपर तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाइड गुड्स बताए हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड ऑन गुड्स विच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अदर ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड, अगर ये हुए हैं तो ही ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। सच गुड्स आइदर बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस in respect of which any operation must have been carried out in India. Third is order for exportation by the proper officer. प्रॉपर ऑफिसर ने जो आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए हैं, वैल्यू एडिशन उन पे आपने कर दिया है, बढ़िया सा, अब बहुत खूबसूरत से जो गुड्स लग रहे हैं उनको अगर प्रॉपर ऑफिसर ने एक्सपोर्ट कर दिया है, यू हैव रिसीव्ड द ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्टेशन, देन ओनली यू कैन क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक. फोर्थ इज ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम ड्यूटीज भी अलाउड. हाँ जी, यही तो बात बोल रहे हैं, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक किसका मिलेगा, आपको कस्टम ड्यूटी का मिलेगा. नो ड्रॉबैक टू बी अलाउड इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू एडिशन. अब हुआ क्या, आपने जो गुड्स मंगवाए उसको अब आपने जब वैल्यू एडिशन करा तो वो आपने जैसे गुड्स आए थे ना, उनमें वैल्यू एडिशन के बाद हम लोग क्या समझते हैं कि वो और खूबसूरत हो जाएंगे, उनकी जो वैल्यू है वो और इनहेंस हो जाएगी. लाइक अगर वैल्यू में तोला जाए तो मैं कहता हूँ अगर 5 लाख की चीज़ मंगवाई है, आप उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हो तो अब वही 5 लाख की चीज़ 5 लाख की नहीं दिखे, हो सकता है 6 लाख की 7 लाख की दिखे, क्योंकि देयर इज सर्टेन वर्क हैज़ बीन डन ऑन सच प्रोडक्ट ना, सर्टेन प्रोसेस हैज़ बीन डन ऑन सच प्रोडक्ट, तो देयर इज अ पॉजिटिव वैल्यू एडिशन. पर आपने तो क्या करा, उन गुड्स के ऊपर ऐसा वैल्यू एडिशन करा कि वो एडिशन नहीं हुआ, वो तो एक नेगेटिव पॉइंट बन गया, वो तो आपने और खराब कर दी जो चीज़ आई थी. तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है भाई ये क्या भेज रहा है, इससे अच्छा तो आया था, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक. तो नो ड्रॉबैक टू बी अलाउड इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू एडिशन. तो कोई चीज़ जो सच में आई थी वो ज़्यादा अच्छी थी और अब गंदी आपने करके भेज दी है तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा. या फिर बिल्कुल ही मिनिमम वैल्यू एडिशन हुआ है जो कि लग ही नहीं रहा है कि देयर इज अ वैल्यू एडिशन, उसके ऊपर भी नहीं मिलता. So if the export value of such goods or the class of good is less than the value of imported material, कह रहा है कि जो आपने import करा था उसकी वैल्यू खुद की वैल्यू रेट से 10 लाख थी और अब आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी पर इसकी वैल्यू हो गई है 8 लाख, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू एडिशन है. सो व्हेन द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स which are used in manufacturing processing of such goods carrying out operation on them, then no duty drawback shall be allowed. Minimum value addition, if the export value of such goods is not more than such percentage of the value of imported material as specified by the government, no duty drawback shall be allowed. गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया वैल्यू एडिशन करो तो इतना सर्टेन परसेंटेज तो आपकी वैल्यू बढ़े. आपने कोई चीज़ 5 लाख रुपए की मंगवाई और अब जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 5,20,000 बता रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला ये कोई वैल्यू एडिशन है, हट 20,000 रुपए का कोई वैल्यू एडिशन होता है, दिस इज मिनिमम बेयर वैल्यू एडिशन, इसको कंसिडर नहीं करते हो. ठीक है, तो इन केस ऑफ मिनिमम वैल्यू एडिशन और इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू एडिशन, सॉरी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. अच्छा पॉजिटिव वैल्यू एडिशन होना चाहिए. अच्छा बाकी केसेस में तो सर आपने बता दिया था वहाँ पर कि 2 साल में कर देना चाहिए, या गुड्स यूज़ करे हैं तो 18 महीने में. यहाँ पर ये ऐसे कोई गुड्स हैं जिसको हम इंडिया में लाके मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन 75 के हिसाब से कब तक हमको एक्सपोर्ट कर देना है. सर अब क्या हो रहा है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट करने से पहले मैन्युफैक्चर कर रहे हो. अब सी वी हैव नो आइडिया हाउ मच टाइम योर प्रोसेस विल टेक. अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम योर प्रोसेस विल टेक. तुम मैन्युफैक्चरर हो, तुम बिजनेसमैन हो, ठीक है. एक प्रॉपर ऑफिसर कैन नॉट वियर द शूज ऑफ द बिजनेसमैन एंड कैन डिटरमाइन द रियल टाइम कि इतने टाइम में मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा. नो, प्रॉपर ऑफिसर इज गुड ऑन हिज सीट ओनली. वो अपनी सीट पे बता सकता है कि मेरा काम ये है. अ बिजनेसमैन और अ मैन्युफैक्चरर इज अ प्रूडेंट पर्सन टू टेल यू द राइट टाइम ऑफ प्रोसेस. तो हम नहीं बता सकते यहाँ पर क्या समय लगेगा. तो एक्सपोर्ट आप क्या पता, आप ऐसा कोई बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में आपको शायद 1 साल 1.25 साल लग जाए, तो हम अगर आपको बोलेंगे नहीं 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करना है मैन्युफैक्चर करके, तो ये गलत हो जाएगा. तो वी विल नॉट टेल यू.
लेकिन क्या होता है कि सिंस वी आर डीलिंग इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, बाहर से माल आ रहा है, बाहर माल जा रहा है, तो हम वी आर डीलिंग इन फॉरेन करेंसीज। अब सिंस वी आर डीलिंग इन अ फॉरेन करेंसीज तो इनका वैल्यू अप डाउन होता रहता है। तो एक्सपोर्ट करने का कितना समय ये नहीं बताया गया, बट बोला गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विल डिसाइड कि ज़्यादा टाइम ना लग जाए, वो बताएंगे कि किस टाइम में क्या स्पेसिफाइड टाइम रहना चाहिए। तो वो ये एग्जैक्ट डेट नहीं बताते, वो बोलते हैं कि करेंसी में बहुत ज़्यादा इनहेंस और इंक्रीज और डिक्रीज देखा जा सकता है, इसलिए इतने समय में कर दिया जाए। तो क्या बोला गया, सेल प्रोसीड टू बी रियलाइज विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। There is no specified time period in case of goods which are imported, then manufactured and then exported. Next is deemed imported material. ये क्या चीज़ है, ये बहुत सिंपल सा है। ये बात बोला गया कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जो आपने मंगवाए हैं अलग अलग टाइम पे और आपने उनको असेंबल करके एक मैन्युफैक्चर करा, तो वो सारे डीम्ड इंपोर्टेड मटेरियल ही माने जाएंगे। ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड एंड पावर टू गिव ड्रॉबैक विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। The central government has power to give drawback with retrospective effect from the date not earlier than the date of changes in rates of duty of input used in export goods। तो इसमें तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाती है। इतना सिंपल सा है यहाँ पर। अब सर आपने ये बात तो बता दिया, सेक्शन 75 अभी तक बहुत सिंपल सा है कि हर गुड्स के ऊपर नहीं, जैसे 74 ओपन था, यहाँ पर देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर वो जो गुड्स जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे, अगर हमने उनको इंपोर्ट करा, मैन्युफैक्चर करा और एक्सपोर्ट करा, तो हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। इतनी सी बात। हाँ, कितना मिलेगा यहां पर बताओ, कितना मिलेगा? ये तो बोलना मत यूज करके या विदाउट यूज, ये तो 74 सेक्शन है। मिक्स क्यों कर रहे हो? मिक्स मत करो, बताओ कितना मिलेगा। तो बोला गया जितना तुमको इंपोर्ट ड्यूटी कितना मिलेगा, यहां बताऊंगा, सेक्शन 75। पहला पॉइंट क्या, नोटिफाइड गुड्स पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या, आफ्टर वैल्यू एडिशन मिलेगा। वैल्यू एडिशन बोले तो मैन्युफैक्चर किया हो या किसी भी तरीके से प्रोसेस किया हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट कह रहा है नो ड्यूटी ड्रॉबैक in case of minimum value addition or negative value addition। फोर्थ क्या कह रहे हैं, फोर्थ कह रहे कितना मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट। अब जो पढ़ा रहा हूं ये है कीमती इस सेक्शन। बोला एज पर AIR मिलेगा। AIR तो सर हम लोग हैं जो बनने वाले, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बनेंगे सर हम। हाँ, तुम ही AIR हो, तुम ही मेरी जान हो, तुम मेरा सच्चा प्यार हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी सुन रहा हो जो मेरे खास से खास हो, मेरी बीवी हो, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरे खास फ्रेंड, मैं सबके आगे बोल रहा हूँ ये बात। ये जो स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं ना, इनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम बनोगे ऑल इंडिया रैंक होल्डर, भगवान करे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, भगवान करे। तो ऑल इंडिया रैंक होल्डर तुम जरूर बनना, लेकिन उससे पहले यहाँ पर AIR क्या है वो देखते हैं। बोला कि सेक्शन 75 में AIR के हिसाब से मिलेगा, पर यहाँ पे जो AIR है उसको बोलते हैं ऑल इंडस्ट्रियल रेट्स। क्या बोलते हैं सर? ऑल इंडस्ट्रियल रेट्स बोलते हैं। हाँ, ऑल इंडस्ट्रियल रेट्स बोलते हैं। लाइक आप लोग कभी इंटरव्यू पे देने जाते हो ना, आप जाओगे, ट्रेनिंग करोगे या ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इंटरव्यू वगैरह देने जाते थे, तो वहाँ पर तुमसे बोलते थे येस व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, तुमको कितना पैसा चाहिए आर्टिकल में। अब हम लोगों को तो भाई आर्टिकल जब मिल जाए किसी अच्छी जगह पे, वही बड़े खुश हो जाते हैं हम। तो वो तुमसे पूछते तो हैं सामने, हाँ व्हाट योर एक्सपेक्टेशन, या तुम जॉब भी करोगे तब भी पूछेंगे हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। तो मन में तो तुम बोलते हो कि देख मैं तो उम्मीद तो अंबानी से भी ज़्यादा करता हूँ। तो इनर मी तो बोल रहा है कि लाखों करोड़ों दे, पर आउटर मी में तो मैं शरीफ बन के बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ अब मैं क्या बोलूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है।
तो आप बोलते हो कि यार बोलने का तो बहुत कुछ मन है, पर इंस्टेड ऑफ कि आप कुछ वैल्यू बोलो, आप बोलते हो एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। तो यानी कि आप अपना खुद ही उनके ऊपर ओनस शिफ्ट कर देते हो कि भाई देख, इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से जितना मिलना चाहिए उतना तो दो ही दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलना चाहिए, तो देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रियल रेट्स। तो इंडस्ट्रियल रेट्स को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना क्या इंडस्ट्रियल रेट्स को कैसे निकालना है, आपको गिवन होगा कि भैया जितने का बाहर से माल आया था उसका जो FOB वैल्यू है, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, उसका 12%, 15%, 17% ऐसा करके तुमको मिलता है, ठीक है। वो अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, सिंपल। तो आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा, एज पर ऑल इंडस्ट्रियल रेट विच इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू इन क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। मैं कन्फर्म के साथ ये बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो जो एक फिक्स रेट आपकी निकल के आई और आपको पैसा मिला ना, तो आप पैसा कैसे तोलते हो, हम तो भाई इंपोर्टर है, हम तो अपनी नजरों को ध्यान से देखते हैं कि कैसे पैसा मिला। तो हम लोग देखते हैं कि लेट से इन्होंने जो भी बोला और उसके बाद इन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए, इन्होंने ऑल इंडस्ट्रियल रेट के हिसाब से कुछ अपनी कैलकुलेशन करी और मुझे 1.5 लाख रुपए दिए। बोला ठीक है, मैंने इंपोर्ट ड्यूटी जो पे करी थी वो पे करी थी 2 लाख रुपए। अब दे कैलकुलेटेड द amount of import duty which should be refunded to me or which should be allowed to me, वो मेरे को उनको देनी थी। तो they told me that they will give me rupees 1,50,000. Actually I have paid rupees 2 lakh while importing the goods. तो मेरे को लगा यार ये जो मुझे मिली है ना 1.5 लाख रुपए, ये सही अमाउंट नहीं मिला, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो अगर इंपोर्टर को, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, हमारे इसमें है क्या, तो अगर इंपोर्टर को लगता है कि जो उसको अमाउंट ऑफ ड्यूटी मिली है एज पर ऑल इंडस्ट्रियल रेट, इनको ब्रांड रेट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांड रेट्स। तो अगर इंपोर्टर को लगता है कि जो ब्रांड रेट उसको मिला है या ऑल इंडस्ट्रियल रेट उसको मिला है वो सही नहीं है, तो फिर इंपोर्टर स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि देते क्या है उसको, सर देते तो ऑल इंडस्ट्रियल रेट है या ब्रांड रेट देते हैं, ये कंप्यूटेशन आपको गिवन होगी कि इतना पैसा दे दिया, कितना दे दिया, 1.5 लाख रुपए रिफंड कर दिए। पर इंपोर्टर को लगता है कि जितना पैसा उसको मिला है सेक्शन 75 में वो कम है, तो ये ब्रांड रेट एक्सेप्ट करने की बजाय वो बोलता है कि मेरे को स्पेशल ब्रांड रेट के हिसाब से दिया जाए। स्पेशल ब्रांड रेट कब अप्लाई कर सकता है एक इंपोर्टर, बोला गया कि जब भी आपको जो अमाउंट सामने से कस्टम अथॉरिटी के सामने से आपको पैसा मिल रहा है वो आपको आपकी इंपोर्ट ड्यूटी के 80% से कम मिले। सुन लो फिर से, आपने जो भी इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है उस इंपोर्ट ड्यूटी का 80% से कम अमाउंट अगर तुमको मिलता है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द स्पेशल ब्रांड रेट। तो तुमने बोला अच्छा ऐसा क्या, तो तुमने निकाला कि 1,50,000 मुझे मिला डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, मैं परसेंटेज में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आया 75%। आपने बोला कि मुझे जो मैंने पेमेंट करा था उसका 75% मिला, यानी कि 80% से कम मिला है। तो फिर बोला ठीक है, फिर तुम स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर स्पेशल ब्रांड रेट में तुमको कंसिडर करते हैं और उस हिसाब से तुमको अमाउंट का पेमेंट मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। तो सपोज अगर उसको 1,50,000 की बजाय 1,80,000 मिला होता तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। कोई बताएगा भाई, सर ये मेरे हिसाब से तो 90% हो गया, फिर भी आई वुड लाइक टू चेक। यस इट इज 90%, ये 90% हो गया, 90% अमाउंट आपको रिफंड हो चुका है। अब अगर इंपोर्टर को लगता है कि यार जो पैसा मिला है वो पूरा सही नहीं मिला है, तो वो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकता है क्या, बोला यहाँ पर वो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। स्पेशल ब्रांड रेट के लिए SBR के लिए कोई अप्लाई तभी कर सकता है कि जो भी उसको ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट मिला है वो लेस देन 80% मिला हो। तो बताइए सेक्शन 75 में अपन ने क्या क्या रेफर किया, प्लीज एक बार देखेंगे। पहला पॉइंट,
इट इज अवेलेबल ऑन, थोड़ी शीट मैंने लिख के गंदी कर दी। पहला, इट इज अवेलेबल टू और ऑन नोटिफाइड गुड्स कब मिलता है? जब आपने प्रॉपर वैल्यूएशन करी हो मैन्युफैक्चर और प्रोसेस करके। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कोई मिनिमम वैल्यूएशन या नेगेटिव वैल्यूएशन करी है तो। ड्रॉबैक आपको कैसे मिलता है? एज पर ऑल इंडस्ट्रियल रेट या बोला जाए ब्रांड रेट्स। आप ब्रांड रेट्स की बजाय स्पेशल ब्रांड रेट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको जो अमाउंट मिला है, जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिली है वो लेस देन 80% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी मिली है तो। क्लियर है बात? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 75। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूं, फिर हम सेक्शन 74 और 75 में कंपैरिजन देखते हैं। देन देयर आर सर्टेन रूल्स जो अपने को देखना जरूरी है, वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे सब सारे बच्चे। एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल ब्रांडेड, आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर स्पेशल ब्रांडेड्स और नॉट, ठीक है। तो ये आया पुलक एक्सपोर्टेड 2000 पेयर ऑफ लेदर शूज। अब आप लोगों को, जो लोग मुझे आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी मेरे को अगर ये कोई सुन रहा है तो ये नाम सब लोगों ने सुन लिया है, पुलक। सुना हुआ है ना? सुना हुआ है ना? देखो यार होता क्या है, मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं क्या बात क्या है मैं तुम लोगों को बताता हूं। आज से नहीं, कई सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, कई सालों से पढ़ा रहा हूं मैं। और वीडियोस में तो हम बहुत लेट आए, फेस टू फेस क्लासेस तो हम कई सालों से ले रहे हैं। उसके बाद फिर अब हमारी क्लासेस गूगल ड्राइव में, पेन ड्राइव में, अक्रॉस कंट्री सब जगह पर अवेलेबल है। वी आर ऑन यूट्यूब, वी आर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म जहाँ पर बच्चा चाहता है कि उसको टीचर मिल जाए। फॉर द कन्वीनियंस सेक वी आर प्रोवाइडिंग द नोट्स टू यू ऑन अवर विद्यास्थल वेबसाइट, देन वी आर प्रोवाइडिंग नोट्स टू ऑन अवर चैनल विद्यास्थल चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल है। तो बच्चों के कोई डाउट्स हो तो उसके लिए वी क्रिएटेड अ ग्रुप विच इज़ नोन एज टेक्स्ट टॉक, आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पर कोई बच्चा कल रात की बात है, मैं आप लोगों को बताऊँ तो कल रात को पता नहीं 12-1 बजे की बात होगी कुछ है, एक बच्चा, ये जो बच्चा था जिसका नाम है पुलक, मैंने जानबूझ के आज क्लास में इसका नाम डलवाया कि इसका नाम डाल दो। बस इसलिए डलवाया कि मुझे याद आ जाए तो सो दैट आई कैन शेयर विथ यू। अभी देखो नाम आ गया तो मेरे को याद आ गया। अब इसने मुझसे कभी पर्सनल चैट पे कभी कई बार क्वेश्चंस पूछे, आई रिप्लाइड टू हिम, लेकिन मैंने एक ग्रुप बनाया था और वो ग्रुप का पर्पस ये था कि वहाँ पर आप क्वेश्चंस डालो, मैं हूँ अवेलेबल या नहीं हूँ, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग आपस में डिस्कस करते रहो, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ पर आके ये कुछ अच्छे शब्द नहीं बोल रहा है या जैसा भी बोल रहा है, तो मेरे को कई बार ना ऐसे दिल से लग गया, ये कल बड़ा दिल पे लगा मुझे कि ऐसे कैसे यार कोई बच्चा बोल सकता है यार। मतलब आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस, और मैं कभी एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ। आप लोगों को मेरी टीचिंग अच्छी लगे या नहीं लगे, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि मैं आप लोगों का टीचर हूँ, तो मैं आप लोगों से बड़ा हूँ, तो यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट इन सच अ वे, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप अपने बड़ों की इज्जत करो, मैं नहीं बोलता, सच्ची कह रहा हूँ मैं। दुनिया बोलती होगी ये होगा, मैं पहले अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ तो मैं आप लोगों से बोल पाता हूँ कि आप लोग बड़ों की इज्जत करो। खैर उसने बोला, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले ऐसे क्यों, ये वो बहुत सारी बात हुई, मुझे भी कल दिल पे बुरा लगा और फिर मैंने उसको रिस्पॉन्ड करा वगैरह कि यार ये और तू मेरे को फिर ऐसे बोल रहा है। फिर जब मैं रात गई, बात गई, मैं सुबह उठा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो उस बच्चे ने करा जिसका नाम था पुलक, उसने जो भी करा वो उसका ओपिनियन था, वो जो उसने रखा वो उसकी लैंग्वेज थी, वो उसका वे ऑफ एक्शन था जो उसने किया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जो जवाब भी उसको दिया इट वॉज नॉट ऑफेंडेड, और मैं कभी ऐसा करता भी नहीं हूँ, मेरा वो बिहेवियर ही नहीं है। बट वॉट एवर आई रिस्पॉन्डेड, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को वो रिस्पॉन्ड करना भी नहीं चाहिए था उसको, क्योंकि पता क्या होता है कि मैंने क्यों रिस्पॉन्ड करा कि वो किसी भी बच्चे को, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आप लोगों से शायद मिला नहीं हूँ
पर मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता हूँ। आई डू नॉट नो वाई, आई डू नॉट नो वाई। अभी मेरे पास यहाँ पर नेम्स मैं अब यहाँ पे खोल के टाइम नहीं खींचना चाहता या क्लास नहीं, पर कितने सारे बच्चे हैं लाइक रोहित शर्मा, विश्वजीत, अंशु, दीक्षा, निखिल, नीरज, श्वेता, प्रिया रामनानी, मतलब मेरे को खुद को नहीं पता यार कितने नाम है, मैं क्या नाम लूँगा। बहुत सारे बच्चे जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरी क्लास के बच्चे जो मेरी खुद क्लास में बैठते हैं, कितने सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हो गए होंगे। अब हो सकता है कि जब ये सारे बच्चे मेरे को बताओ लिटरली पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं, ग्रुप पे भी मैसेज कर रहे हैं, एट टाइम्स इट हैपन दैट आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड एवरी पर्सन एट एवरी टाइम। और खैर लोगों को तो भगवान से भी गुस्ताखी होती है, खुदा से भी दिक्कत होती है उनको, तो कि भगवान से भी शिकायतें होती हैं, तो फिर मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे से तो शिकायतें हों तो क्या ही बोलूँ। तो मेरी कोई बातें आप लोगों को अगर बुरी लग जाती हैं कभी, तो आई अपोलोजाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और मुझे अच्छा नहीं लगा, और मेरा कभी दिल ऐसे हो जाता है ना कभी, और कभी आपके एक्शन में कभी मेरा रिएक्शन हो जाए तो उसको कभी गलत नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं, आप लोग मुझसे सब छोटे हो और मैं आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मेरा, और भी मैंने टीचर्स देखे हैं मेरे से ना, एक तो ये प्रॉब्लम भी है, एक तो ये प्रॉब्लम ना मेल में होती भी है, फीमेल्स फिर भी सही होती हैं, तो मेल जेंडर्स में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी टीचर्स को देखी हैं जो शोना बाबू चोना मोना करते रहते हैं। भाई मुझसे होता नहीं है ये, मैं क्या करूँ यार। मैं आई कैन जस्ट टेल यू दैट आई लव यू रियली यार, रियली लव यू ऑल, बट शोना मोना मुझसे नहीं होता यार, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। तो व्हाटएवर, आप लोगों से बस यही उम्मीद है यार, बोल नहीं रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोगों का जो रिलेशन है, जो चीज़ें हैं वो वैसी मेंटेन, रेस्पेक्ट सब लोगों के बीच में बना रहना चाहिए। हो सकता है कि मैं तो आपसे ज़िंदगी भर प्यार करूँगा, आप लोगों का अगर प्यार कम भी हो तो रेस्पेक्ट बना रहे। दिस व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइज। ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। तो वो कल पुलक के साथ जो भी हुआ, जब जैसा भी वो बोला वगैरह, तो मैंने कहा आज यार एग्जाम्पल, जब मैं क्लास में बैठने वाला हूँ तो किसी भी एक एग्जाम्पल में वो पुलक नाम लिख देना, तो मेरे को याद आ जाएगा, तो मैं बच्चों के सामने ये बात बोल दूंगा कि भाई किसी को भी भाई की बात दिल से लगे तो भाई समझ के माफ़ कर देना, ठीक है। ओके, अब मेरे को ये भी पता है कि जो मेरे से कोई बहुत खास है ना, वो ऐसे भी बोलते हैं कि सर आप क्यों, आप तो एकदम, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने तो कुछ गलती करी नहीं, तो आप क्यों सॉरी बोल रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है ना कि कोई भी गलती हो ना ज़िंदगी में, जैसे कोई भी हो, माँ बाप के साथ हो या ब्रदर के साथ हो या सिस्टर के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आप माफ़ी मांग लो। मेरे को अब ये लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिला है, आप कभी छोटे हो गए ही नहीं, आप ज़िंदगी में छोटे ही नहीं हो गए अगर आप माफ़ी मांग लेते हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यू आर नॉट करेक्ट। आप क्या जस्टिफाई करते रहोगे किसी चीज़ को कि ये था, ये नहीं था, ये नहीं था। भाई तू सही, हम गलत, तू खुश रहे, ठीक है। तो सामने वाला खुश रहेगा तो माहौल खुशनुमा रहेगा, और सामने वाला खुश रहता है ना तो मैं खुश ही रहता हूँ यार। सामने वाला भी दुखी होता है ना, भले ही गलती उसकी हो या मेरी हो, तो मैं भी बड़ा दुखी सा हो जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ तुम सब लोग खुश रहो। तो आओ अभी तो क्वेश्चन करते हैं। समय ख़राब किया मैंने, सॉरी तुम लोगों के पिछले 5 मिनट। जो लोग ये किस्सा ही नहीं जानते थे वो तो ऐसे घूर के देख रहे होंगे, मैं पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं सर। तो घूर के मत देखो ना, करा रहा हूँ ना क्वेश्चन। आ जाओ। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि ये मिस्टर पुलक जो है, वेदर ही इज एलिजिबल फॉर द स्पेशल ब्रांड रेट और नॉट। तो मिस्टर पुलक एक्सपोर्टेड 2000 पेयर ऑफ लेदर शूज एट ₹750 पर पेयर। तो इन्होंने एक्सपोर्ट करे 2000 पेयर ऑफ लेदर शूज और एक का प्राइस लगाया 750 रुपये। ऑल इंडस्ट्रियल रेट और मे आई से दैट ब्रांड रेट of drawback is fixed on average basis, that is 11% of FOB subject to maximum ₹80 per share। सर ऑल इंडस्ट्रियल रेट फिक्स करी हुई है कि आपको जो भी मिलेगी वो मिलेगी 11% ऑफ FOB और ₹80 पर पेयर।
विच एवर इज लोअर, क्योंकि ये बता दिया सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹80 पर पेयर, आपको 80 रुपए पर पेयर से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आपने एक्सपोर्ट पता है क्या करा है, आपने एक्सपोर्ट करे 2000 जूते, तो 2000 पेयर ऑफ शूज मल्टीप्लाई बाय 80 मैं यहाँ पे निकाल लूँ, ये आ रहा है 1,60,000। अब जो भी अमाउंट आने वाला है आपको 1,60,000 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। चलिए, द एक्सपोर्टर फाउंड दैट द एक्चुअल ड्यूटी पेड ऑन इनपुट वाज ₹1,95,000. He has approached you as a consultant to apply under Rule 7 of the drawback rules for fixation of special branded, advise him suitability. अब आपके सामने ये आए हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को ये बताओ कि वेदर आई कैन अप्लाई फॉर द स्पेशल ब्रांडेड और नॉट। तो आपने बोला देखो, सबसे पहले तो हम आपको ये निकालेंगे कि आपका FOB क्या है। तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो व्हाट वुड बी योर FOB? FOB आपका 750 का पेयर आप बेच रहे हो, 2000 शूज हैं आपके, तो ये आ गया आपका 2000 इंटू 750, ये आ रहा है 15 लाख। देख लेना, यही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 15 लाख आ रहा है 2000 इंटू 750। तो FOB 15% है। बोला कि आपको ऑल इंडस्ट्रियल रेट डिसाइड करी हुई है कि आपको मिलेगा 11% ऑफ 15 लाख, विच कम्स टू 1,65,000 इतना मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा ₹80 पर पेयर। तो ₹80 इंटू टोटल आपने जूते बेचे 2000, 1,60,000, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो हाउ मच ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन ग्रांटेड टू यू? 1,60,000, एक जीरो कम है, 1,60,000 इतना आपको दिया गया। अब द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर पुलक इज whether he is eligible for the special brand rate or not। तो हमने बोला कि ये बताओ जी, ये बताओ पहले तो आप कि आपने कितना टैक्स का पेमेंट करा। ओहो, 1,95,000 आपने इनपुट टैक्स पेमेंट करा था, जब यानी इम्पोर्टेड टैक्स, तो आपको मिल सकता है 1,60,000 एज पर ऑल इंडस्ट्रियल रेट डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 100। हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 160 डिवाइडेड बाय 195 इंटू 100, इट इज 82.05%। तो आपको ऑलरेडी जो ऑल इंडस्ट्रियल रेट मिली है वो 80% से ज़्यादा मिली है, तो सॉरी, आपको स्पेशल ब्रांड रेट नहीं मिल सकता। तो द क्वेश्चन इज वेदर स्पेशल ब्रांड रेट इज allowed to Mr. Pulak? So the answer is no. क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन सेक्शन 75 को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने सेक्शन 74 और 75 पढ़ लिया है। नाउ वी नीड टू कंसिडर, एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मेहनत करके बनाया है मैंने। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 74 और 75, डिफरेंस बिटवीन, जल्दी मैं समय नहीं खराब करूंगा आपका, और फिर कुछ थोड़े बहुत एक दो रूल्स हैं जो बताने ज़रूरी हैं। फिर 75A है, सेक्शन 75A क्या बोलता है? सेक्शन 75A बोलता है कि अब जब आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लोगे, कब करना है ये तो मैं भी आपको बताऊंगा। जब आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लेते हो तो फिर अब आपको वो ड्यूटी ड्रॉबैक कितने समय के अंदर अंदर दे देंगे, कितने समय के अंदर दे देंगे? तो बाय द टाइम व्हेन यू क्लेम्ड ड्यूटी ड्रॉबैक, तो उसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर, कितना? 1 महीने के अंदर अंदर, पढ़ाई देता हूं पहले ये वाला, 1 महीने के अंदर अंदर वो लोग आपको क्या करते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक दे देते हैं। अगर कस्टम अथॉरिटी 1 महीने के अंदर अंदर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दे पाती, कहां गया? इतना पीछे थोड़ी ना रखा है मैंने। अगर 1 महीने के अंदर अंदर कस्टम अथॉरिटी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दे पाती, तो वो आपको विद इंटरेस्ट देते हैं, और विच इज 6% रेट। किस परसेंट से देते हैं आपको? 6% की रेट से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देते हैं। ठीक है,
पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर उन्होंने आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया है और बाद में पता लगता है दैट इरनोसली और इनएडवर्टेंटली, गलती से उन्होंने आपको जो ड्रॉबैक दे दिया वो ज्यादा दे दिया है, तो फिर वो आपसे डिमांड करते हैं। तो जिस दिन उन्होंने आपसे डिमांड करी, द डे दे डिमांडेड, उस दिन से अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको उन कस्टम अथॉरिटी को पैसा वापस देना होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, आप लोगों के समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सेक्शन पे बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट सेक्शन देखिए आप क्या है। सेक्शन 75A कह रहा है कि जब आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करते हो तो आपके क्लेम से अगले 1 महीने के अंदर अंदर कस्टम अथॉरिटी को आपको आपका पेमेंट देना होता है। वंस दे एक्सीडेड द 1 मंथ, 1 महीना गुजर गया तो वो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक विद इंटरेस्ट देते हैं सर, एट द रेट ऑफ 6%। वाह, मतलब पहली बार हम ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट हमको विद इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। हाँ जी कर रहा है, वो आपको विद इंटरेस्ट देगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसका प्रोविजन आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब मान लीजिए कि जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम अथॉरिटी को देना था वो उन्होंने इरनोसली या आई मस्ट से इनएडवर्टेंटली आपको ज्यादा दे दिया, जितना आपका बनता नहीं था। तो देना था लेट से आपको 1 लाख रुपए और दे दिया आपको 1,80,000, तो ज्यादा कितना दे दिया? ज्यादा आपको दे दिया 80,000 रुपए। तो ये जो ज्यादा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट आपको दे दिया, वो डिमांड रेज हो जाती है आपके ऊपर कि गलती से चला गया, लाओ 80,000 रिफंड करो। अब ये 80,000 व्हाट यू रिसीव फ्रॉम एक्सेस अमाउंट, व्हाट यू रिसीव फ्रॉम द कस्टम अथॉरिटी, यू हैव टू गिव बैक टू द कस्टम अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर। अब अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर, ये 2 महीने कब से चालू होते हैं? डिमांड से, जब डिमांड रेज हुई आपके ऊपर। 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपने नहीं दिया तो ये एक्सेस अमाउंट तो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस बार इंटरेस्ट आपको देना है तो ये होगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। डन डन डन, बोलो क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर ये स्लाइड बनाएंगे तुम्हारे लिए। सेक्शन 75A, हाँ तो आज ये भी पढ़ा दिया, फिर 74 75 का डिफरेंस पढ़ते रहते हैं। सेक्शन 75A प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक एज फॉलोज। तो ये पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है? नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर दूंगा। नाउ देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, any drawback payable to claim under section 74 or 75 is not paid within the time frame। अगर जो ड्रॉबैक क्लेम करा है इंपोर्टर ने, अगर उसको वो टाइम फ्रेम में नहीं दिया गया तो अब ना व्हाट इज द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड? दैट इज 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्रॉबैक क्लेम। जब आपने क्लेम डाल दिया, इंपोर्टर ने क्लेम डाल दिया, वहां से 1 महीने का समय होता है आपको ये अमाउंट ड्यूटी ड्रॉबैक देना होता है। अगर आपने 1 महीने के अंदर दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6% पर एनम। सो अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक रिमेनिंग अनपेड टू द क्लेम, तो ये 6% किस पे देना होता है? सर ये जो ड्रॉबैक लेट से आपको देना था 1 लाख रुपए, ये नहीं दिया तो ये 6% इसके ऊपर लगता है। तो 1 लाख का 6% हो गया, कितना हो गया ये बताओ? 1 लाख का 6% 6,000 ही होगा ना। फिर भी कैलकुलेटर से निकालता हूँ मैं, कई बार एग्जाम की तरह एकदम बैठता हूँ मैं, डरता रहता हूँ। तो अब आपको अगर उन्होंने नहीं दिया है तो ये 1 लाख का 6% आपको देंगे, पर दैट शुड बी नोटेड इट इज पर एनम। तो कितना डिले हुआ है उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेट से अगर 50 दिन डिले हो गया है, 1 महीना खत्म होने के 50 दिन बाद दिया है, तो इंटू 50 डिवाइडेड बाय 365 भी कर लेना, फिर जो आएगा, ठीक है? सो इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड 1 मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक टू बी पेड टू द क्लेमेंट। क्लियर है? अब दूसरा, ड्रॉबैक हैज बीन पेड टू द क्लेमेंट इनोसली और इट बिकम अदरवाइज रिकवरेबल अंडर दिस एक्ट। तो आपने गलती से दे दिया है तो सर इंपोर्टर को दोगे आप 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इनोसली पेड और अदरवाइज। नहीं तो उनसे आप चार्ज करोगे विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ये कब से शुरू हो जाएगा? जब वो 2 महीने एक्सपायर होंगे उसके बाद से। क्लियर है? मैं सोचता हूँ
क्लियर है, इतना ही क्लियर है, तो अगर इस पे क्वेश्चन अवेलेबल है तो निपटा लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं, डर किस बात का। और 15-20 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो जब 15-20 मिनट में क्लास ख़त्म होने ही वाली है तो इसको 2 क्लास में क्यों डिवाइड करेंगे, एक क्लास में ख़त्म करते हैं ना, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। Mr. X filed a claim for the payment of duty drawback amounting to rupees 1,50,000. Mr. X ने क्लेम करा है कि उनको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाए 1.5 लाख रुपए का ऑन 30th जुलाई 2020, बट द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 28th अक्टूबर 2020। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम्ड कब, 30 जुलाई 2020 को, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक है 1.5 लाख रुपए, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम्ड है 30 जुलाई 2020। अब यहां पर आपकी पूछने वाला कि आप कब से शुरू होगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार्टिंग डेट होगी 1 अगस्त से लेकर, यह स्टार्टिंग डेट नहीं लिखे, मैं यहां पे लिखूं 1 मंथ टाइम फ्रेम। वन मंथ कब होगा आपका, 1 मंथ कब होगा, तो ये आपका पूरा 1 महीना कंप्लीट होता है। देखो बहुत खूबसूरत एक बात बताता हूं तुमको, कई बार ना हम लोग इस झोल में फंस जाते हैं कि 30 दिन कब खत्म हो रहे हैं, 60 दिन खत्म कब हो रहे हैं। यहाँ पे 30 दिन या 60 दिन का रेशो नहीं है, यहाँ पे 1 महीने का रेशो है, पूरा 1 महीने का समय मिलता है तुमको। यू विल गेट 1 मंथ टाइम फ्रेम। 30 दिन क्या होता है ना, अपन एग्जैक्टली डेट से कैलकुलेट करना चालू करते हैं व्हेन इट कम्स टू महीना, 1 महीने का समय। मैं कहता हूँ किसी को 2 महीने का समय दिया है, और अगर 2 महीनों में 31 दिन और 31 दिन है तो एक तरीके से उसको 62 डेज मिले। और अगर मैं बोलता कि 2 महीने में 60 डेज है तो वैसे 60 डेज निकाले जाते हैं। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पे डेज में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे महीने में बात हो रही है। तो एक्चुअली ये जो 1 मंथ है, ये यहाँ से अगर आप देखो तो दैट शुड बी कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त 2019। ठीक है, कैसे है ये 30 जुलाई 2020 प्लस 1 मंथ। ठीक है, अब डेट ऑफ पेमेंट क्या हुई है, डेट ऑफ पेमेंट हुई है आपको 28 अक्टूबर 2019 को। तो डिले इन नंबर ऑफ डेज निकालें तो ये आपको बताऊं मैं तो 31 अगस्त 2020 को भी लेंगे टू 28 अक्टूबर 2019 तक, ये आ जाएगा 59 डेज। हाँ जी, इंटरेस्ट की रेट है 6%। तो क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1,50,000 का 6% इंटू 59 डिवाइडेड बाय 365।
1455, इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आई बात समझ? तो यार ये तो हुआ अपना सेक्शन 75A। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें। सेक्शन 74 और 75 में अब स्पीड में मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस। मीनिंग ऑफ ड्रॉबैक, यहाँ पे देखो सेक्शन 74, ड्रॉबैक इन रिलेशन टू एनी गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया मीन्स रिफंड ऑफ ड्यूटी और टैक्स और सेस एज रेफर्ड इन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 विच इज पेड ऑन इम्पोर्टेशन। ये एक तरीके से रिफंड है आपको। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको मिलता है रिफंड। अब आपने जब बाहर से माल मंगवाया होगा तो हो सकता है कि वो ऐसे गुड्स हो जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हो सकता है ना? हाँ सर, हो सकता है। तो आपने उनके ऊपर हो सकता है IGST या GST कंपनसेशन का भी पेमेंट करा होगा। जी करा होगा। तो अब आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो अगर कोई IGST या GST कंपनसेशन सेस पे करा है ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर ड्रॉबैक। इसका भी आपको क्या मिल जाएगा? ड्यूटी ड्रॉबैक का रिफंड मिल जाएगा, नो डाउट। अब आते हैं अपन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इज ड्रॉबैक इन रिलेशन टू एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड मीन्स द रिबेट ऑफ ड्यूटी एक्सक्लूडिंग IGST लेवेबल अंडर सेक्शन 37। अब अगर आपने बाहर से कोई गुड्स मंगाया और उसके ऊपर आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, तो पहले बाहर से आपने मंगवाया, अब आप बाहर सप्लाई करोगे तो ये भी सप्लाई मानी जाएगी और आगे भी सप्लाई मानी जाएगी। तो व्हेन यू आर इंपोर्टिंग सर्टेन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और आपने उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करी है और इसके अलावा अगर आपने उसके ऊपर IGST या GST कंपनसेशन सेस भी पे करा है, तो सर ये जो इंपोर्टेड मटेरियल आपने बाहर से मंगवाया था, इसके ऊपर आपको रिफंड नहीं मिलता, एक तरीके से रिबेट मिलता है। रिबेट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेट फिक्स है कि आपको रिबेट मिल जाएगी आपके FOB का इतना परसेंटेज या कुछ भी, जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है एक तरीके से रिबेट। और अगर आपने कोई GST कंपनसेशन सेस या IGST का पेमेंट करा है तो उसका क्रेडिट आपको इधर नहीं मिलता। मेक श्योर दिस। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो सेक्शन 74 के हिसाब से, देन दो शुड बी इजीली आइडेंटिफाइड, वो इजीली आइडेंटिफाई होने चाहिए। लेकिन अगर सेक्शन 75 के हिसाब से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर आपने कोई गुड्स मंगवाए, उनको मैन्युफैक्चर कर दिया और उनको मैन्युफैक्चर करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यार, तो मैन्युफैक्चर होने के बाद तो उसमें एक बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन हो चुका है, और वैल्यू एडिशन हो चुका है तो क्या वो गुड्स इजीली आइडेंटिफाई होंगे? नहीं। तो यहां पर देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ सच आइडेंटिफिकेशन। एलिजिबिलिटी, ऑल गुड्स आर एलिजिबल, यहां पर खाली नोटिफाइड गुड्स आर एलिजिबल। यूजर क्राइटेरिया, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको अलाउड होती थी अगर आपने इंपोर्टेड गुड्स भले ही यूज करे हो एक्सपोर्ट करने से पहले, तो आप यूज करो या विदाउट यूज दो, दोनों पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, आपको इंपोर्ट ड्यूटी का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता था। यहाँ पर आपके गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर एक्सपोर्ट होते हैं, तो यानी कि वंस इफ यू हैव यूज्ड द गुड्स तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो if the goods are used in India subsequently exported then no duty drawback shall be allowed। ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, यहाँ पे बोला जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो वो किसी भी तरीके के होने चाहिए। बोला यहाँ पर जो आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो वो मैन्युफैक्चर और प्रोसेस होने चाहिए। रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पर आपको मिलती है अनयूज्ड आइटम पे 98% और बाकियों के लिए आपको मिलती है सेक्शन 74(2) का स्लैब रेट। इधर आपको मिलता है एज पर ब्रांड रेट, और अगर ब्रांड रेट आपको 80% से कम मिला है तो यू कैन अप्लाई फॉर द स्पेशल ब्रांड रेट। टाइम लिमिट यहाँ पे 2 साल का है, यहाँ पे देयर इज नो टाइम लिमिट। क्लियर है आपको? ये कुछ इस पे डिफरेंसेस बनाए थे जो आपको दिखाने जरूरी थे, तो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट एक बात आपको बतानी है, वो ये रही सर। अब आपने क्या करें, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है, तो वंस यू हैव मेड द एक्सपोर्ट, आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, तो उन गुड्स को ऊपर अब आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप कब तक क्लेम कर सकते हो? ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोला गया कि जब आपने अपने
गुड्स को एक्सपोर्ट करा है, मैनर एंड टाइम ऑफ क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड अदर देन बाय पोस्ट। तो आपने अगर गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको 3 महीने का समय मिलता है, 3 महीने का समय। मतलब मान लीजिए टुडे आई रिसीव द क्लियरेंस ऑर्डर, द गुड्स हैज बीन एक्सपोर्टेड, क्लियरेंस ऑर्डर आ गया। अब आज से मेरे पास 3 महीने का समय है, मैं ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लूं। अगर मैंने 3 महीने में नहीं कर पाया तो फिर मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने 3 महीने में जिस दिन अप्लाई करा उसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक देना होता है। 1 महीने के अंदर नहीं दे पाए तो विद इंटरेस्ट देते, है ना। तो वो मुझे 1 महीने के अंदर कब ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे, वो तो तब देंगे ना जब मैं क्लेम करूंगा। तो बोला गया क्लेम टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ एक्सपोर्ट। अब ऐसा हो सकता है कि आपने 3 महीने के अंदर अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं करा हो, वहां पे बहुत रश रहता है। तो बोला देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन, आपको कुछ एक नॉमिनल फीस पे करनी है, वो नॉमिनल फीस पे करते ही आप 3 महीने के बाद भी ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो। तो वैसे कितना समय सीमा है आपके पास, 3 months। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ड्रॉबैक क्लेम एंड फीस देयर ऑफ, अगर आपको 3 महीने से ज्यादा का समय चाहिए तो आप असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास अप्लाई कीजिए फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 months, दैट इज बियॉन्ड ओरिजिनल पीरियड ऑफ 3 months। फीस आपकी लगेगी FOB वैल्यू का 1% और ₹1000 विच एवर इज लोअर। बताइए कितनी फीस लगेगी, बोलिए, टेल मी कितना फीस लगेगा। सर अगर हम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो 3 महीना सफिशिएंट है, हम ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लेंगे। सपोज कहीं पे रह गए तो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर अथॉरिटी है, वी विल राइट अ लेटर टू देम, दे विल गिव द परमिशन। तो फिर हमको और 3 महीने का समय सीमा मिल जाता है कि हम क्लेम कर सकते हैं, पर उसके लिए फीस लगती है। तो जब हमने एक्सपोर्ट करा तो एक्सपोर्ट करते वक्त जो भी FOB है उसका 1% या ₹1000 विच एवर इज लोअर हमको पे करना पड़ेगा। FOB वैल्यू का 1% और ₹1000 विच एवर इज लोअर, उतने का हमको पेमेंट करना है बस। यानी कि किसी भी केस में 1000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट आपको नहीं करना एक्सटेंशन क्लेम करने के लिए। पर आप ये जो 3 महीने आपको मिले, तो अब आपके पास बताइए टोटल महीने कितने हो गए, पहले 3 थे ही, 3 और मिल गए, 6 महीने हो गए। आप इन 6 महीने में भी अप्लाई नहीं कर पाए क्लेम, तब भी आप एक्सटेंशन चाहते हो तो यू कैन अप्लाई बिफोर द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम फॉर फर्दर 6 months। अब भैया पहले ओरिजिनल 3 महीने थे, फिर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से 3 महीने लिए, अब ये 6 महीने के लिए और अप्लाई कर रहे हो, पूरा साल भर का समय आ गया तुम्हारे पास एक तरीके से। तो फॉर फर्दर 6 months दैट इज बियॉन्ड ओरिजिनल पीरियड ऑफ 3 months एंड एक्सटेंशन ऑफ 3 months बाय AC और DC ऑफ कस्टम। तो FOB वैल्यू का 2% और ₹2000 विच एवर इज लोअर। क्लियर है बात। तो आप बताइए आप कब क्लेम कर सकते हो। सर हम 3 महीने के अंदर क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो 3 महीने का एक्सटेंशन असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर दे देंगे, हमको फीस देनी पड़ेगी FOB वैल्यू का 1% या ₹1000 विच एवर इज लोअर। उसमें भी नहीं कर पाए तो हम कमिश्नर के पास अप्लाई करेंगे, वहां पर हमको फीस देनी पड़ेगी 2% ऑफ FOB या ₹2000 विच एवर इज लोअर, और हमको 6 महीने का मिल जाएगा। जब हम क्लेम कर देंगे तो उसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर कस्टम अथॉरिटी को हमको पेमेंट कर देना है, नहीं करा तो 1 महीने के बाद वो पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। उन्होंने ज्यादा कर दिया तो वो हमको डिमांड रेज कर सकते हैं, हमको डिमांड पूरी करनी पड़ेगी और हम उनको डिमांड का पैसा दे देंगे। लेट हो गए, मतलब जब उन्होंने डिमांड करी उसके 2 महीने के अंदर पैसे देने, उससे ज्यादा लेट हो गए तो हमको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब आ रही है पूरी कहानी समझ। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 74 एंड 75 एंड 75A एंड द प्रोसीजर रिलेटेड टू इट। खत्म। अब 2-5 मिनट का एक सेक्शन बचा है विच इज सेक्शन 76। बाकी आपका ड्यूटी ड्रॉबैक ऑलमोस्ट ओवर। पहले आप अपने आप को मेक श्योर दैट ये आपको समझ में आया है प्लीज। सेक्शन 76 अब जो अपन देखने वाले हैं वो लास्ट सेक्शन है और बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। ये रहा सेक्शन 76, बहुत छोटा सा सेक्शन, बहुत आसान सेक्शन, 5 मिनट भी नहीं लगने वाले मुझे और उसके बाद एक खत्म है। तो सेक्शन 74, 75, 75A पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज सेक्शन 76? सेक्शन 76 मेरे भाइयों और बहनों कह रहा है
नो ड्यूटी ड्रॉबैक शेल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगी। देखिए सिर्फ दो बातें बोली गई हैं, एक और दो, और इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, बात खत्म। इतना सिंपल सा, एक मिनट के लिए सुनिए और खत्म। आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर मार्केट प्राइस ऑफ विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक देगा। आपने जितना ड्यूटी ड्रॉबैक आपका बनता है वो वैल्यू, लेट्स से आपका ड्यूटी ड्रॉबैक बनता है 1,50,000 और अब जो आप गुड्स निकाल रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसकी मार्केट प्राइस है 1,00,000 रुपए, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यानी कि आपने तो नेगेटिव वैल्यू एडिशन कर दी है बहुत जबरदस्त तरीके से, आपको नहीं मिलने वाला। तो इफ the whatever the amount of duty drawback you are claiming is higher than the market price of the goods which you are exporting, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, the market price of which is less than the amount of duty drawback, तो if market price is less than the duty drawback value, तो आपको नहीं मिलता ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम। क्लियर है पहला पॉइंट? ठीक है। सेकेंड, वेयर द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इज लेस देन ₹50, क्यों मांगते हो तुम इतना सा पैसा? अगर जो तुम्हारा ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट है वो 50 रुपए से भी कम है तो शर्म नहीं आती तुमको मांगते हुए? भग जाओ ऐसे, नहीं दे रहे, जा हट। मतलब 50 रुपए के लिए तुम प्रोसेस करवाओगे। तो इफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इज लेस देन ₹50, तो प्लीज हमसे पेन मत करवाओ या जाओ ना, तुम नहीं दे रहे हम तुमको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे अगर 50 रुपए से भी कम है। कैसे हो तुम? इंपोर्टर एक्सपोर्टर अरबपति खरबपति होते, तुम ये 50 रुपए लेने आओगे क्या? तो इन दो केसेस में तुमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज the central government is of opinion that the goods of any specified description in respect of which drawback is claimed are likely to be smuggled back in India। बात ही खत्म। यहाँ पे बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ पर लगता है कि कोई गुड्स जो कि इंडिया में आए थे वो स्मगल करके आए थे, तो उसके ऊपर आपको ड्रॉबैक अलाउ नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं मे बी अलाउड सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो बोला कि अगर गवर्नमेंट वैसे तो उन गुड्स के ऊपर, जो स्मगल गुड्स है उनके ऊपर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देगी, कौन सी रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस आप पूरी करते हो तो आपको शायद मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पे तो बहुत सीधी सी बात खत्म हो गई। सेक्शन 76 तो बहुत ही आसान हुआ। सेक्शन 76 आपसे कह रहा है कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर आपकी मार्केट प्राइस जो है एक्सपोर्ट की वो ड्यूटी ड्रॉबैक के क्लेम से भी कम है तो नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, अगर आप जो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो उसकी वैल्यू 50 रुपए से भी कम है तो नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर आपके जो गुड्स हैं वो स्मगल होकर इंडिया में आए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये तो नहीं मिलना चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन आप पे इंपोज करके आपको दे दिया जा सकता है, देन ओनली देयर आर सर्टेन चांसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 76 की कब कब आपको व्हेन देयर इज अ प्रोहिबिशन टू गेट ड्यूटी ड्रॉबैक। अंडरस्टैंड? सो सेक्शन 74, 75 और 76 यहाँ पर होते हैं पूरे। और हो जाता हूँ सर, मैं तो खड़ा हो जाता हूँ, मैं हो जाऊँ खड़ा, यस प्लीज। और इसी के साथ सेक्शन 74, 75, 76 तीनों सेक्शंस आपके कंप्लीट हो गए। मैं क्यों खड़ा हो गया हूँ आप लोगों को पता है? क्योंकि आपकी कस्टम कंप्लीट हो चुकी है। कस्टम का ये जो लास्ट चैप्टर था ये हो गया है कंप्लीट, और ये चैप्टर कंप्लीट कराते ही आपका कोर्स कंप्लीट। तो वादे अनुसार आई डू नॉट नो वेदर यू विल अप्रिशिएट और नॉट, बट आज से नहीं महीनों से आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूं। व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट टैक्स, व्हेन इट कम्स टू जीएसटी, व्हेन इट कम्स टू कस्टम, हर क्लास को फ्रेश रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश करी गई है। तो आज मेरी यहाँ पे कस्टम सीरीज भी कंप्लीट होती है और मुझे लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बहुत 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 प्यार मिलेगा। प्यार प्लीज करते रहिएगा। और किसी भी बच्चे को, मैं क्लास के लेक्चर में भी आज थोड़ा सा बोल गया था कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह की तकलीफ हो तो बड़ा भाई हूँ, हमेशा मांगना, हमेशा मिलेगा। तो सब लोग खुश रहो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करो, क्योंकि तुम लोग जिस फील्ड में हो ना, ये जो सीए, सीएस या सीएमए कर रहे हो, ये बहुत बड़ा सपना है। और मेरे भाई, जितना बड़ा सपना होता है ना उतनी बड़ी तकलीफें होती है, और जितनी बड़ी तकलीफें होती है ना उतनी बड़ी कामयाबी होती है। तो बड़ी कामयाबी को लेने के लिए बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो राइट करते रहो, ये तकलीफ आती रहेंगी, ज़िंदगी में परेशानी आती रहेगी। कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं हम लोगों को, कभी क्योंकि हम स्टूडेंट है, कभी हमें अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करके भी हम पास नहीं हो पा रहे होते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हम स्टूडेंट फेस करते हैं और यही फाइट तुमको धीरे धीरे करके ज़िंदगी में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बना देगी। तो आई बिलीव तुम ये कल को ये डिग्री तो हासिल कर लोगे, उसके साथ अपनी ह्यूमैनिटी भी मेंटेन रखना और अपना अच्छा दिल, बड़ा दिल और सब कुछ अपने साथ रखना कि जहाँ पर भी जाओ ना तो तुम्हारी प्रेजेंस की फ्रेगनेंस वहाँ आनी चाहिए कि क्या लोग हो तुम। तो इसी के साथ मुझे दीजिए यहाँ पर विदा और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी। मुझे पता है मैं यहाँ पर ना मेरा अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आई एम लाइक कि तुमसे अब बातें ही करता रहूँ जितना हो सके। ऐसा मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि यार अब तो डायरेक्ट टैक्स इतना बड़ा, जीएसटी, कस्टम सब तो हो गया, अब कैसे कनेक्ट करूँ तुम लोगों से। तो किसी ना किसी तरीके से यार तुम लोगों से दूर तो रह नहीं सकता, वापस आऊँगा और किसी और वे में कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई ना कोई शेड्यूल करके किसी तरीके से वापस से आई विल गेट बैक टू यू एंड विल गेट कनेक्ट टू यू। तो अब तो खैर यहाँ पे लेता हूँ विदा, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो तुम रुकोगे तो हो नहीं, तुम भी जाने के कर रहे होगे। तो थैंक यू सो मच।